चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अब एक बार फिर हम सीसेट के कॉम्प्रिहेंशन की समाधान सीरीज लेके आए हैं। इसमें हम 2024 के सीसेट के सभी कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करके आपको लाइव बताएंगे सीधे से, और इसमें बताएंगे कौन सी एलिमेंट्स मेथड्स काम करती हैं। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको इससे पहले की क्लास देखनी होगी, तब आपकी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये सिर्फ सॉल्यूशन क्लास है जिसमें हम कॉम्प्रिहेंशन सिखाते हैं बिना किसी ट्रिक्स के, सिर्फ लॉजिक के साथ, ठीक है। इसमें हमको कोई रूल नहीं पढ़ना है, ना हमको ये देखना है कि कौन सा वर्ड आ रहा है, क्रक्स आ रहा है और क्या पूछ रहा है, युक्तियुक्त पूछ रहा है, सर्वाधिक निर्णय संगत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। इसमें हमें कुछ ध्यान नहीं देना है। मैंने कई सारे रूल्स थोड़े बहुत लिखाए भी थे रूल्स, लेकिन लिखवाए क्यों थे? क्योंकि वो लॉजिक बेस पर थे। इसलिए मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें 27 के आसपास क्वेश्चन होंगे। मैं आपको 23 से 24 क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवा, मैं खुद सॉल्व करके बताऊंगा आपको। और लाख के जो 3 या 4 क्वेश्चन रहेंगे वो मैं आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा। और मैं आपसे ये अपेक्षा रखता हूँ, आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ मैं, कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखिए, अगर आपके कमेंट नहीं आते हैं तो यह सी सेट की जो कॉन्फ्रेंस सीरीज है वो यहीं पर मैं समाप्त कर दूंगा। क्योंकि देखिए, मैं विश्वास करता हूँ आउटपुट पर। आउटपुट बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स का आउटपुट निकल ही नहीं रहा तो ये कॉम्प्रिहेंशन जो सीरीज है वो कोई मतलब की है ही नहीं। मेरा टारगेट है कि आपकी जो एक्यूरेसी है कॉम्प्रिहेंशन वो बहुत अच्छी जाए। जब तक आप आंसर नहीं देंगे तब तक हमारा भी जो रिदम है वो अच्छी तरीके से नहीं बनता, ठीक है। तो हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। देखिए, अब ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब वही रूल हमारा क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, ठीक है। क्या बोला है? सर्वोत्तम रूप से दर्शाते हैं, ठीक है, हर बार बोलता है, ठीक है। खाद्यान्न की हानि और बर्बादी के लिए खाद्यान्न वितरण की चालू पद्धतियां पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। क्या ये एक्सट्रीम नहीं लग रहा है? मान लीजिए मैंने ये अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है, अपन ने पढ़ा नहीं है ये, हाँ। तो तब भी ये पूर्ण रूप से लिखा है। क्यों? खाद्यान्न की हानि और बर्बादी के लिए खाद्यान्न वितरण की चालू पद्धतियां पूर्ण रूप से। देखिए, आप सभी को पता है किसी भी चीज के पीछे एक फैक्टर कभी नहीं होता है। ज्वालामुखी का उद्गार भी हो रहा है तो इसके पीछे एक फैक्टर नहीं है। सिर्फ प्लेट टेक्टोनिक विधि नहीं है, उसमें क्या है, जब हम हॉटस्पॉट पढ़ते हैं तो अब उसमें तप्त स्थल भी आते हैं, संबंधीय सिद्धांत भी उसमें काम करता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी चीज के होने के पीछे सिर्फ कोई एक कारण नहीं होता, कई कारण होते हैं। तो ये क्या हो गया? एक्सट्रीम हो गया पूर्ण रूप से। अगर हम इसको एलिमिनेट करेंगे तो हमारा एक ये गया, ए गया, सी गया, डी गया। हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा आंसर सीधा सा बी आ गया, ठीक है। अब ये बी आ गया, लेकिन क्या, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम, अगर हम पास टाइम है तो हम कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि पहला ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार मानवों के लिए उत्पादित खाद्यान्न के 1/3 की विश्वव्यापी हानि या बर्बादी होती है, ठीक है। ये डाटा दिया हुआ है इसने, ठीक है, एपीओ ने। एपीओ आप क्या कैसे पढ़ते हैं? इकोनॉमी में पढ़ते हैं आप इस चीज को, ठीक है। आरंभिक कृषि उत्पादन से लेकर अंतिम घरेलू उपभोग तक की संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला के दौरान खाद्यान्न की हानि या बर्बादी होती है, ठीक है। इसने बोला, जो जो चीज इसने बोला था कि वितरण जो प्रणाली है उससे हानि होती है, ठीक है। इस बढ़ती बर्बादी के परिणाम स्वरूप लगभग 45% भूमि निम्नीकरण, लैंड डिग्रेडेशन भी हुआ है, जिसके मुख्य कारण निर्वनीकरण, वनों को काटना, असंधारणीय कृषि, जो सस्टेनेबल कृषि पद्धतियां नहीं है वो कृषि पद्धतियां, और अत्यधिक भूजल निष्कर्षण है। हम पानी ज्यादा निकाल रहे हैं बाहर। बर्बाद हुए खाद्यान्न पर व्यय इन्वेस्ट, उस पर एक्सपेंडिचर की गई ऊर्जा के परिणाम स्वरूप प्रति वर्ष लगभग 3.5 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है, ठीक है। अब ये तो डाटा दे रहा है, अभी इसने कोई कारण नहीं बताया, ठीक है। क्षय के परिणाम स्वरूप वायुमंडल में अन्य अन्य गैसों का हानिकारक उत्सर्जन भी होता है। खाद्यान्न पर्याप्तता और खाद्यान्न संधारण के चक्कर को पूरा करने के लिए खाद्यान्न के सभी रूपों में हानि या बर्बादी का समाधान करना महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसने बोला है, इसने कोई भी कारण बताया नहीं, बताया है एक कारण बताया था इसने, कहाँ पे, कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, एक कारण बताया, ठीक है। और और क्या, और इसने सिर्फ क्या होता है, प्रभाव बताए हैं कि हो क्या रहा है, ठीक है। और इसने लास्ट में बोल दिया कि समाधान करना महत्वपूर्ण है। अब इससे अगर हम लिंक करेंगे तो क्या इसने ये बोला कि सिर्फ इसी की वजह से हो रहा है? ठीक है, इसने अन्य कारण भी तो बताए ना, कि भूमि निम्नीकरण हो रहा है, बढ़ती बर्बादी के कारण, ठीक है, निर्वनीकरण भी हो रहा है, असंधारणीय कृषि पद्धतियां हैं उससे भी क्या हो रहा है, सीधे सीधा क्या है, इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो वही, एक बार एलिमिनेशन मेथड लग गया तो 99% सिचुएशन वो सही ही होता है। यहाँ पर हमारा क्या सही निकला, इसको मैंने क्या कर दिया, रॉन्ग कर दिया, और मेरा आंसर क्या आ गया, बी आ गया। अब ठीक है, हमने कॉम्पिटिशन पढ़ लिया। एक चीज और अच्छी हुई इसमें कि हमको 2 क्वेश्चन मिल गए। देखिए,
जब भी आप सीसेट का जो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? जब एग्जाम हॉल में सबसे पहले जब आप शुरू के 1 या 2 मिनट में क्या करेंगे, पूरी एग्जाम को एक बार पेपर को पलट के देख लेंगे, पेपर में कहाँ-कहाँ, क्या-क्या दिया है। एक बार नज़र मार के देख लेंगे। जब भी आपको ऐसा कॉम्प्रिहेंशन मिले, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए हों, सामान्यतः जैसे 2023 का क्वेश्चन पेपर था, उसमें ज़्यादातर मतलब 27 क्वेश्चन थे, 25 से 26 क्वेश्चन में क्या सिस्टम था कि एक कॉम्प्रिहेंशन के साथ 1 क्वेश्चन, जो कि हमारा टाइम टेकिंग होता है ये क्वेश्चन। किन्हीं कॉम्पिटिशन में 2 क्वेश्चन होते हैं, तो उससे क्या होता है, कॉम्पिटिशन हमको एक बार पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चन हमारे 2 सही हो जाते हैं। तो क्या है, कम टाइम में, कम टाइम के इनपुट में ज़्यादा आउटपुट हमको मिलता है। तो सबसे पहले आपको ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है एग्जाम हॉल में। तो ये स्ट्रेटजी होती है एग्जाम हॉल की। मैं कुछ दिनों के अंदर ही सीसेट के लिए एग्जाम हॉल में क्या स्ट्रेटजी अपनानी है आपको, और वही स्ट्रेटजी हम टेस्ट में कैसे अप्लाई करें जिससे एग्जाम हॉल में हमको समस्या नहीं आए, स्ट्रेटजी मैं आपको आपसे शेयर करने वाला हूँ। ठीक है? ये क्या रहेगा, उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर, उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणा बनाई गई है। ठीक है? खाद्यान्न की हानि और बर्बादी को कम करने के लिए खाद्यान्न वितरण तंत्र की पुनः परिकल्पना करने और इसे प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता है। ठीक है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसने बोला कि कारण ये है, ना कि क्या बोला, पूर्ण रूप से उत्तरदायी नहीं है। इसके पीछे कई कारण है। देखिए, अगर विश्वव्यापी हानि हो रही है तो कई कारणों से हो रही है, अकेले से थोड़ी हो रही है। तो इसने क्या बोला था, बर्बादी का समाधान करना महत्वपूर्ण है। ठीक है? ये भी बोला, ये भी बोला। ठीक है? तो ये हमारा क्या होगा, सही होगा। क्या, खाद्यान्न वितरण तंत्र की पुनः परिकल्पना करने और इसे प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता है। क्यों है? क्योंकि इसका कारण ये है, कारण सुधारेंगे तभी तो हमको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। तो सॉल्यूशन की ये बात कर रहा था, तो ठीक है, एक तो हमारा सही हो गया। सेकंड, खाद्यान्न की बर्बादी और हानि में कमी लाने को सुनिश्चित करना सभी नागरिकों का एक सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व है। ठीक है? अगर हम इसको कॉमन सेंस पर लें तो ये ठीक है, लेकिन क्या कॉम्प्रिहेंशन में कहीं पर भी ये सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व की बात की गई? क्या की गई इसमें? कि इसमें बोला खाद्यान्न के 1/3 विश्वव्यापी हानि या बर्बादी होती है। इसमें कहीं पे भी कारण बताया नहीं, सिर्फ क्या बताया, कारण ये बताया और प्रभाव बताए। ठीक है? तो ये नहीं बताया, ये बात कहीं पे हुई नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन से बाहर हमको ज़्यादा सोचना नहीं, कॉम्प्रिहेंशन में जो दिया है, अगर लॉजिक से जुड़ रहा है तो ठीक है। अभी कॉमन सेंस, तो ये कॉमन सेंस से तो अगर आप उसको हम जोड़ना चाहें तो ठीक है, लेकिन जुड़ भी कैसे रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से। जबकि हमें कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हैं तो हमें क्या ध्यान देना है, डायरेक्ट जुड़ना चाहिए कॉम्प्रिहेंशन से। तो कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा वर्ड कहीं पर भी यूज नहीं किया गया, ऐसी लाइन कहीं पे भी यूज नहीं की गई है। तो सेकंड गलत, फर्स्ट सही, तो दोनों के हमारे आंसर क्या आ गए, इसका पहले का बी, सेकंड का ए। ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा तर्कसंगत, इसको छोड़िए। ठीक है? परिच्छेद से प्रतिपादित किया जा सकता है। ठीक है? इसको आप पढ़ लीजिएगा। केंद्रीय बैंक बजट समर्थन के बिना मुद्रास्फीति को कम नहीं कर सकते। अगर मैंने इकॉनमी पढ़ी है तो मुझे पता है, सही बात बोल रहा है भाई, कि बजट जैसा आता है वैसी मुद्रास्फीति उससे प्रभावित होती है। आरबीआई किसके अंडर काम करता है, सरकार के अंदर ही तो काम करता है। सरकार जैसा बोलेगी वैसा ही तो काम चलेगा। सरकार किसके अंदर काम करती है, सरकार कोई हमारे यहाँ स्वतंत्र नहीं है, मतलब संप्रभु नहीं है। हमारे यहाँ जो मंत्री परिषद है वो संप्रभु नहीं है, वो किसके प्रति उत्तरदायी है, वो उत्तरदायी है किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। लोकसभा किससे बना, विधायिका से। ठीक है? विधायिका में क्या रखना पड़ता है, रेजोल्यूशन रखना पड़ता है, विधेयक रखना पड़ता है। क्यों? जैसे बजट लाना पड़ता है। तो बजट समर्थन के बिना मुद्रास्फीति को कम नहीं कर सकते। ठीक है? अब ये हमको लॉजिकली सही लग रहा है, अब मुझे पता नहीं इसमें लिखा है या नहीं लिखा। ठीक है? मौद्रिक नीति के प्रभाव सरकार द्वारा अनुसरण की जाने वाली राजकोषीय नीतियों पर निर्भर हैं। मौद्रिक नीति के प्रभाव सरकार द्वारा अनुसरण की जाने वाली राजकोषीय नीतियों पर निर्भर 100% है। जैसी हमारी राजकोषीय नीति होगी वैसे ही मौद्रिक नीति के प्रभाव होंगे। बिल्कुल 100% सही है। हमने इकॉनमी पढ़ा हुआ है, दोनों लॉजिकली सही है। अगर अब मैं क्या देखूंगा, अब मैं कॉम्प्रिहेंशन देखूंगा। ठीक है? जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है, सरकारें बेसरकारें जो पहले बजट अनुशासन के प्रति प्रतिबद्ध थी, परिवारों की सहायता के लिए मुक्त रूप से व्यय करती हैं। ठीक है? बजट आ गया और ये किससे, मुद्रास्फीति से क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है, लिंक हो रहा है, 100% हो रहा है। केंद्रीय बैंकों द्वारा घोषित उच्चतर ब्याज दरों से संतुलित राजकोषीय मित व्ययता बढ़ने की अपेक्षा की जाती है। अपेक्षा हम क्यों करेंगे, क्योंकि ये प्रभावित करती है ना, तो राजकोषीय नीतियों पर निर्भर है ना। तो स्टार्टिंग यही लाइन से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पहला और दूसरा, लेकिन हम इसको पूरा पढ़ेंगे अभी। ठीक है? अधिक भुगतान करते समय स्थिर ऋणों को बनाए रखने के लिए सरकारों को व्यय में कटौती करनी होगी या करों में वृद्धि करनी होगी। ये क्या है, हमारी राजकोषीय नीति है। ठीक है?
राजकोषीय समर्थन बैकअप के बिना मौद्रिक नीति अंततः अपना प्रभाव खो देती है। उच्चतर ब्याज दरें मुद्रास्फीति कारक हो जाती हैं, ना कि मुद्रा अपस्फीति कारक। अब ये दोनों टर्म क्या होते हैं? हो सकता है इससे ही इस साल प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, हो सकता है, क्योंकि पूछा भी गया है। 2024 का जो अंजीर वाला क्वेश्चन है, अंजीर वाला क्वेश्चन जिसमें आंसर अंजीर है, वो क्वेश्चन किसमें, कॉम्प्रिहेंशन में दिया हुआ था सी सेट में पहले से, ठीक है, पीवाईक्यू में वही क्वेश्चन पूछ लिया गया। इसलिए बीच बीच में मैं जो टर्म्स आपको बताता हूँ उसको जो साइड में है उसको नोट डाउन कीजिए और इसके बारे में जाके पढ़िए सीधा सा, ठीक है। क्योंकि भी केवल सरकारों को बढ़ती ऋण चुकौती लागतों को भुगतान करने हेतु अधिक उधार लेने के लिए प्रेरित करती हैं। मौद्रिक अनियंत्रण मॉनिटरी अनमोरिंग का जोखिम तब और अधिक होता है जब सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि होती है, ठीक है, क्योंकि ब्याज दरें बजट घाटे के लिए एक और अधिक महत्वपूर्ण बन जाती हैं। तो लॉजिकली तो यहाँ से लिंक हो गया कि केंद्रीय बैंक किससे जाता है, बजट समर्थन पे चलती है, ठीक है, बजट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला सही है, सेकंड सही है, क्यों, डायरेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। अगर इसको हम समझ लें, जिसने इकोनॉमी पढ़ी है उसकी समझ में आसानी से आ जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है तो दिक्कत होने वाली है, क्यों, क्योंकि जीएस का भी तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ तो जीएस से बनेगी। जब तक आपका इकोनॉमी तैयार नहीं है तो जीएस में आप पहले ही से पीछे हैं। तो इकोनॉमी की अच्छी तैयारी कीजिए, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन होगा उच्चतर कीमतों के लिए सरकारों की राजकोषीय नीतियां पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। वही इलेमिशन मेथड काम करेगा, एक्सट्रीम वर्ड कहीं पे भी नहीं चलना चाहिए। पूर्ण रूप से कभी नहीं होता है कुछ चीज, मैं क्या बोला, 100% कभी भी कुछ नहीं होता है। किसी भी चीज के पीछे एक कारक कभी नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। क्यों, उच्चतर कीमतों के लिए सरकारों की राजकोषीय नीतियां क्यों नहीं उत्तरदायी होंगी? अगर मुझको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता है तो जो कीमतें हैं, जो मुद्रास्फीति है, वो मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पर भी काम करती है। आप सब इस चीज से जरूर एग्री करते होंगे जिन्होंने इकोनॉमी अच्छे से पढ़ा होगा। मांग और आपूर्ति की डिमांड और सप्लाई कितनी है, अगर डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, आपूर्ति उतनी बनी रहती है तो कीमतें बढ़ती हैं। आपूर्ति घट जाती है, मांग बनी रहती है, तब भी वो कीमतें बढ़ती हैं। ऐसे ही इसका उल्टा कर देंगे तो कीमतें घटती हैं। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एक्सट्रीम वर्ड दिया है पूर्ण रूप से, ठीक है। सेकंड, उच्चतर कीमतें दीर्घावधि सरकारी बंद पत्रों को प्रभावित नहीं करती। किसने बोला? सरकारी बंद पत्र क्या होते हैं, क्या होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। प्रभावित क्यों नहीं करेंगी? अगर हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो वो हर चीज को प्रभावित करेगी। अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है तो वो सब्जियों को महंगा करेगा। अब आपको डिमांड और सप्लाई की हर चीज को पता है, मैंने आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी पढ़ाई हैं। वो कब महंगी होती हैं, कब सस्ती होती हैं, बैंक कब आपको क्या बढ़ाते हैं, आपकी ब्याज दरें बढ़ाते हैं, कब घटाते हैं, क्यों घटाते हैं, क्यों बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों, ये मना कर रहा है, प्रभावित नहीं करती। मैंने क्या बोला, एक्सट्रीम बड़ी, ये क्यों बन गया, देखिए एक्सट्रीम सेंटेंस ये क्यों बन गया, प्रभावित नहीं करती। 0.1% तो करती होगी ना। मैंने क्या बोला, कोई भी चीज 100% राइट नहीं होती, तो इसने क्या बोला कि 100% ही प्रभावित नहीं करती, मना कर रहा है डायरेक्ट। तो हर चीज ऐसे नहीं होती, हाँ या ना होती, बीच में होती है हर चीज, ठीक है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, आंसर क्या आएगा, डी, ठीक है, ना तो एक ना तो दो, इसका आंसर क्या था हमारा, सी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर क्या होगा हमारा, देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब ये सेट ए के हिसाब से आप 2024 का पेपर देख सकते हैं, साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, नगर आयोज नगर आयोजना पाठ्यक्रमों की पाठ्य चर्चा में विविध और अंतर विषय उपागम अप्रोच शामिल होना चाहिए, ठीक है, होना तो चाहिए। अगर शिक्षा नीति के बारे में थोड़ा सिस्टम कुछ भी होगा कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। ये भारत में नगर के प्रशासकों में नगर आयोजना और प्रबंधन में औपचारिक प्रशिक्षण का अभाव है। नगर के प्रशासकों में अभाव, प्रशिक्षण का अभाव तो हमको गांव के शासकों में भी दिखता है। जो गांव के प्रशासक हैं, गांव के प्रशासक कौन से हैं? प्रशासक का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आईएएस होता है, प्रशासक का मतलब तहसीलदार भी होता है, इसमें पटवारी भी आते हैं, ठीक है। प्रशासक का मतलब होता है कि छोटे से स्तर से लेके बड़े बड़े स्तर तक प्रशासक में क्या आता है, एसआई भी आते हैं, पता है आपको, पुलिस ऑफिसर जितने भी आते हैं वो प्रशासक में ही आते हैं, प्रशासन में आते हैं, ठीक है। आपने नाम सुना होगा पुलिस प्रशासन, ठीक है। तो नगर के प्रशासक स्पेसिफिक लिखा है इसने,
तो भारत में नगर के प्रशासकों में नगर आयोजना और प्रबंधन में औपचारिक प्रशिक्षण का अभाव है। सिर्फ नगर में नहीं, गांव में भी है। गलत। भारत में नगरीय क्षेत्रों का प्रबंधन एक स्थानीय मामला है जहां अपर्याप्त नदियों की चिरकालिक समस्या बनी रहती है। ठीक है, 100% ये भी राइट नहीं है। राइट क्यों नहीं है, करेक्ट क्यों नहीं है ये चीज? क्या लिखा है? चिरकालिक, मतलब हमेशा ही बनी है। हमेशा ही बनी है मतलब किसकी? पैसों की कमी। क्या पूरे भारत में सभी जनों के पास कमी होगी ये चीज? क्या संपूर्ण भारत का जितनी भी शहर है, मान लीजिए 1000 शहर होंगे, बड़े बड़े शहर, तो क्या 1000 शहरों में के 1000 शहरों में पैसे की कमी होगी? नहीं। कुछ शहर तो ऐसे होंगे जिनके पास पैसा होगा, लेकिन अन्य कारण है जिसके कारण क्या हो सकता है कि नगरीय क्षेत्रों में प्रबंधन सही से नहीं हो पा रहा है। लेकिन कुछ शहर ऐसे भी हों जिनका प्रबंधन अच्छे से हो रहा है, जैसे कि इंदौर शहर। ठीक है, इंदौर, जयपुर। ठीक है, आगे चल रहा है ना, सबसे आगे, हर चीज में नंबर 1 पर आते हैं। ठीक है, तो लॉजिकली अगर मैं देखूं तो ये तो गलत हो गया था, ये गलत लग रहा है। ठीक है, अभी मैं बोलूंगा नहीं कुछ, क्यों, हम इसको पढ़ के बताएंगे सही। हमारे नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का उच्च घनत्व और व्यापक गरीबीकरण उनमें योजनाबद्ध विकास कर पाना अत्यंत कठिन है। अब लॉजिकली तो ये सही बोल रहा है, लेकिन कारण और कारक सिर्फ ये नहीं बोल सकता। अभी आपकी ये समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस होता है ये समझ में आ जाता आपको। क्यों? सिर्फ हम ये नहीं बोल सकते कि जनसंख्या का उच्च घनत्व है और गरीबी है, इसके कारण योजनाबद्ध नहीं हो पा रही। ठीक है, कई सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, फिर भी अच्छे से क्या हो रहा है, हमारा प्रबंधन हो रहा है। क्यों? इंदौर की जनसंख्या भी तो बहुत ज़्यादा है, उच्च घनत्व तो है ही नहीं। और ऐसा तो नहीं वहाँ पे सब लोग अमीर हैं, नहीं, गरीब लोग भी रहते हैं। तो फिर भी योजनाबद्ध तरीके से विकास हो रहा है ना वहाँ पे, हो रहा है। तो आप बोलेंगे हाँ सर हो रहा है, जयपुर में भी ऐसा ही है। ठीक है, तो जो शहर आगे हैं उनके बारे में बात कर, जैसे सिक्किम के शहर हैं, जैसे दार्जिलिंग है। ठीक है, तो दार्जिलिंग भी अच्छा हो रहा है इसमें, इस चीज़ में। जनसंख्या क्या वहाँ पे कम है, सिक्किम की बोल सकते हैं वहाँ पे कम है, लेकिन इंदौर जयपुर में तो जनसंख्या वैसे ही ज़्यादा है, फिर भी प्रबंधन हो रहा है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत। अगर मुझे जाना होगा अपने गट फीलिंग के आधार पर तो मैं ए के साथ जाऊंगा। आप कॉम्प्रिहेंसिव स्कोर देख लेते हैं एक बार। आज यदि हम न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस जैसे शहरों को विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित शहर मानते हैं, तो ऐसा इसलिए कि उनकी सीमाओं में एक विशाल तंत्र उपागम, हैवी सिस्टम अप्रोच वाली योजनाएं लागू की गई थी। ठीक है, हैवी सिस्टम अप्रोच का मतलब क्या है? हर चीज के पीछे एक सिस्टमेटिक तरीका होता है कि अगर हमको नाला भी बनाना है तो नाले के पीछे भी एक सिस्टम होगा कि कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, इसके पीछे कौन कौन से कारक होंगे, किस चीज को हम ध्यान रखेंगे, किन किन नियमों को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस तंत्र सिद्धांत का आधार सामाजिक, स्थानिक और सांस्कृतिक आकांक्षाओं को संगठन, सांख्यिकी और इष्टतमीकरण का उपयोग करके फुली यूटिलाइजेशन। ठीक है, फुली यूटिलाइजेशन मतलब जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा अच्छा। ठीक है, किसका? हमको सामाजिक ध्यान देना है, सामाजिक प्रभाव, स्थानिक कि लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, वहां के रहने वाले लोगों पर, उनके कल्चर पर, उनकी आकांक्षाएं क्या हैं उन पर, उनके लिए। तो उनका क्या निकालते हैं हम? डाटा निकालेंगे, सांख्यिकी, संगणन, और उसका हाईली यूटिलाइजेशन का उपयोग करके गणितीय मॉडलों में रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। यानी अगर मान लीजिए हमको क्या निकालना है, ब्रिज ब्रिज निकालना है। ठीक है, ब्रिज निकालना है कहाँ से? शहर के बीच में से। जैसे कि आप अपने आसपास के शहरों में देख रहे हो कि अभी अवसंरचना निर्माण बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अब कैसे सिस्टम होगा? सामाजिक तो इनडायरेक्टली होगा, स्थानिक कैसे हो सकता है कि वहां रहने वाली जो बिल्डिंगें हैं, तो बिल्डिंगें तोड़नी पड़ेंगी आसपास से। तो ठीक है, भले ही उनको मुआवजा मिल जाए, लेकिन प्रभावित तो होंगे। सांस्कृतिक आकांक्षाएं मतलब मान लीजिए बीच में कोई पुरातत्व के स्थल है, ठीक है, उसको भी तोड़ना पड़ रहा है, या सांस्कृतिक कोई मंदिर, मस्जिद या कोई भी पूजा स्थल है, उसको बीच में से हटाना पड़ रहा है, साइड में करना पड़ रहा है, तो भी वो प्रभावित होंगी। तो क्या करेंगे? इंजीनियर बैठेंगे और दिमाग लगाएंगे कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है? हैवी सिस्टम अप्रोच होता है। ठीक है, इसमें बड़े से बड़े विशेषज्ञ होते हैं, साथ में बैठ के काम करते हैं। मॉडलों में रूपांतरित करने की प्रक्रिया है तथा समस्याओं के निरूपण और समाधान करने का एक कलन विधिक एल्गोरिदम। देखिए, इतनी टफ हिंदी आपको समझ में आएगी ही नहीं एग्जाम में। ठीक है, इसलिए हमेशा क्या करेंगे आप, जो इंग्लिश वाला
क्वेश्चन पेपर दिया रहता है तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे। अभी भी इंग्लिश कमजोर है, अभी भी अच्छी हो सकती है इंग्लिश, साथ में 1 घंटा दे दीजिए बस इंग्लिश के लिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मुकेश जनवा की क्लास लीजिए, मुकेश जनवा सर हैं, उनकी स्पोकन क्लासेस हैं, 57 क्लासेस होंगी उनकी। कहाँ पर? यूट्यूब पर प्लेलिस्ट डली हुई है, मुकेश जनवा डाल दीजिए, मुकेश जनवा इंग्लिश स्पोकन प्लेलिस्ट 57 क्लास। एक क्लास 20 मिनट की है बस, ठीक है, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर पश्चिम के आरंभिक विश्वविद्यालयों ने व्यवसायिकों को आयोजना में प्रशिक्षित करना आरंभ किया था और कुछ ऐसे अत्यंत प्रतिभावान आयोजनाकारों को जन्म दिया जो इन क्षेत्रों में विशेषज्ञ थे, ठीक है। ये सिर्फ अभी किसकी बात कर रहा है? पश्चिमी देशों की, ठीक है, क्योंकि इन्हीं विषयों का इस उस आयोजना पाठ्यक्रम में समाहित कर लिया गया था। क्यों? इन क्षेत्रों में विशेषज्ञ थे, ठीक है, अत्यंत प्रतिभावान आयोजनाकारों को जन्म दिया जो इन क्षेत्रों में विशेषज्ञ थे। ऐसा इसलिए क्यों हुआ था? ऐसे इसलिए था क्योंकि इन्हीं विषयों को, हेवी सिस्टम अप्रोच जैसे विषयों को पाठ्यक्रम में समाहित कर लिया गया था, जिसकी जड़ें सामाजिक विज्ञान, भूगोल और वास्तुकला में थी। भारत में आयोजना और इसकी शिक्षा पश्चिम से भिन्न है, मतलब हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए हमको समस्या दिखाई देती है। अब मैं आप पे छोड़ता हूँ, लास्ट की ये लाइनें देख लीजिए। क्या आपको इसका आंसर नहीं मिल गया? क्या कहीं पे लिखा कि पैसे की कमी है? कहीं पर दिखा आपको यहाँ पे? आप बोलेंगे सर नहीं दिखा। क्या कहीं पे यानी इन्होंने लिखा कि जनसंख्या अधिक है तो प्रॉब्लम हो रही है? नहीं दिखा। क्या इन्होंने लिखा कि औपचारिक प्रशिक्षण कम था? नहीं लिखा। क्या पाठ्यक्रम की पाठ्य चर्चा में चर्चा की गई कि ऐसा होना चाहिए? इन्होंने ऐसा तो नहीं लिखा कि होना चाहिए, लेकिन इन्होंने ऐसा जरूर लिखा कि पश्चिम में हमको प्रतिभावान आयोजनाकार मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पाठ्यक्रम में ये था, जबकि भारत में ये नहीं है। तो क्या हमको भारत में करना चाहिए? तो इनडायरेक्टली इसका आंसर क्या आ गया? इलिमिनेट करके हमेशा आंसर निकालेंगे तो हमेशा आंसर आपका सही आएगा, ठीक है। अब कौन सी चीज आपको ध्यान रखनी है, नोट कीजिए, इस चीज को साइड में लिख लीजिए सी सेट के लिए। कभी भी जानबूझ के एलिमिनेट नहीं करना है। अगर थोड़ी बहुत, अगर 1% भी संभावना है ना इस पॉइंट की सही होने की, तो कभी भी उस पर मार्क नहीं लगाएंगे ऐसे, ठीक है। मार्क क्यों नहीं लगाएंगे? अगर आपने इस पर मार्क लगा दिया मान लीजिए और इन पे लगा दिया, तो आप इसको कैसे भी पढ़ेंगे, आपका माइंड हमेशा सूट क्या करेगा कि यही सही है, ठीक है, लगा दो, इसको छोड़ दो। हो सकता है आपका आंसर बी निकले। तो सबसे पहले जब एलिमिनेशन मेथड लग रहा हो तभी लगाइए। ज़्यादातर मामलों में लग जाता है, लेकिन 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, 2 सेंटेंस में, 2 ऑप्शंस में आप कंफ्यूजन होते हैं। तो 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हैं ना, तो पहले उसको अच्छे से पढ़िए, फिर जो ज़्यादा तर्क संगत लग रहा है उसको आप टिक करिए। इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको उस टाइम पर एग्जाम हॉल में क्या स्ट्रेटजी रखनी पड़ेगी, ठीक है। आंसर आएगा कि आपका ए आ जाएगा, ठीक है। अब 12वां क्वेश्चन क्या है? भारत को नगर व्यवसायकों की एक नई पीढ़ी की आवश्यकता है जिसके पास आधुनिक नगर पद्धति का संगत ज्ञान हो। वर्तमान भारतीय विश्वविद्यालयों में तंत्र उपागम में प्रशिक्षण देने की क्षमता या सामर्थ्य नहीं है। देखिए, सामर्थ्य नहीं है, क्षमता नहीं है, ऐसा नहीं है। हम में सामर्थ्य है। ये क्या बोला? ये नेगेटिव पॉइंट बोल रहा है आपके बारे में, हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में नेगेटिव पॉइंट बोल रहा है। और कभी भी यूपीएससी वो किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलता, जबकि वो किसके बारे में, इंडिया के जो इंस्टीट्यूशन है, खुद यूपीएससी खुद के बारे में नहीं बोलेगा कभी नेगेटिव, कभी स्कूल कॉलेज के बारे में नहीं बोलेगा, प्रॉब्लम्स बताएगा। वो ये नहीं बोलेगा कि ये नहीं कर सकते। तो ये क्या बोला? सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य है, हम इस पर काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ा पहलवान है, वो लड़ने ही नहीं जाता, तो ऐसा नहीं उसके पास सामर्थ्य नहीं है, वो सामर्थ्य है, लेकिन वो लड़ने नहीं जाता अखाड़े में। अखाड़े में वो जाएगा तो सबको पछाड़ देगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे रही, ये सेकंड गलत, ठीक है। अब सेकंड गलत, भारत में नगर व्यवसायकों की एक नई पीढ़ी की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? यहाँ पे लिखा था, देखिए, इस पॉइंट को यहाँ से पढ़िए तो आप खुद समझ जाएंगे कि पहला पॉइंट आपका सही है। अब कुछ तो मैं आपको सोचने के लिए दूंगा ना, कि आप खुद सोचिए इस पॉइंट को, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर इसको पढ़िए अच्छे से, फिर आपको पता लग जाएगा कि ये पहला पॉइंट है वो आपका सही है। अगर इसके बाद भी आपको कन्फ्यूजन होता है ना, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगा अच्छे से समझा के, ठीक है, अच्छे से समझा दूंगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, विचारों के बाजार के रूप में निर्मित सोशल मीडिया सूचना तक त्वरित पहुंच को सुनिश्चित करता है। सही तो बोल रहा है। और देखते हैं, सोशल मीडिया आदर्श या नैतिक संस्थाएं नहीं है, बल्कि कंपनी द्वारा लाभ कमाने के लिए निर्मित उत्पाद हैं। ये भी ठीक है, हो सकता है। सोशल मीडिया का सृजन लोकतंत्रों को सशक्त बनाने के लिए किया गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया का यूज क्यों किया गया है? मनोरंजन के लिए किया गया था स्टार्टिंग में, तो आप सही हो रहा है। टिकटॉक किस लिए आया था? क्या लोकतंत्र के लिए आया था? नहीं आया। ठीक है, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम किसके लिए आया था? फेसबुक किस लिए आया था? लोकतंत्र के लिए? नहीं। आज के विश्व में सोशल मीडिया सुशिक्षित और सामाजिक जीवन के लिए अपरिहार्य है। गलत, बिल्कुल गलत। ठीक है, क्यों? जरूरी नहीं कि सोशल मीडिया हमारी मुख्य भूमिका निभाए। क्यों? मीडिया भी चल रहा था, क्या पहले हम सुशिक्षित नहीं थे? क्या हमारा सामाजिक जीवन नहीं चल रहा था? तो अनिवार्य तो नहीं है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। इंटरनेट पर प्रत्येक आवाज एक ही प्रकार के श्रोताओं को नियंत्रित नहीं करती। जब उच्च पूंजी वाले अनाम निजी संगठन अपने विचार हेतु अधिक स्थान के लिए भुगतान करते हैं, तो वे प्रभावी रूप से अपेक्षाकृत ऊंची आवाज खरीद रहे होते हैं। यदि डिजिटल क्षेत्र में राजनीतिक संवाद, डिस्कोर्स, निर्वाचन जीतने तक अपनी प्रतिद्वंदी को मात देने का मामला है, तो राजनीति की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित होती है। सोशल मीडिया के ध्यान का केंद्र फोकस ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने तक सीमित है जो अधिकांश प्रयोक्ता संलिप्तता, इंगेजमेंट सृजित करे, भले ही विषय वस्तु पर कितनी ही भड़काने वाली क्यों ना हो। ठीक है, अब हो सकता है आपको इसकी हिंदी, मैंने जल्दी पढ़ लिया तो आपको समझ में ना आए, तो आपको थोड़ा स्लो पढ़ेंगे। ये आपको समझ में कैसे आएंगे? आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लगभग 300 से लेके 200-250 से लेके 300 कॉम्प्रिहेंशन की। ठीक है, ये आपको याद रखना है हमेशा। अगर इतनी प्रैक्टिस नहीं की तो कॉम्प्रिहेंशन कभी सही नहीं होंगे। मैं जितनी एक्यूरेसी की आपसे बोलता हूँ ना कि 27 क्वेश्चन में से आपके मैं 25 क्वेश्चन सही करवा दूंगा, वो मैं अपनी गारंटी पे देता हूँ। लेकिन मैं आपसे क्या बोलता हूँ, मैं आपसे एक नियम रखता हूँ ना आपके लिए कि आपको प्रैक्टिस कितनी करनी है, 200 से लेकर 250 कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस भी करनी है साथ में। तो जब आप उसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लैंग्वेज आपको समझ में आने लगेगी किसकी सीसेट की। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, इसका सीधे से कहने का मतलब है, जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा पैसे खर्च कर देता है। जैसे वो अपने पास 1000 लोगों को बिठा देगा। आपने एक वर्ड नाम सुना होगा, पीआर टीम, कि इसकी तो पीआर टीम काम कर रही है। आपको आज यूट्यूब पर और कई सारे सोशल मीडिया पर दिखते होंगे कि किसी विशेष पार्टी के लिए अलग अलग लोग कमेंट सेक्शन में एक दूसरे से बहस कर रहे हैं। तो क्या है, पैसा खर्च किया है, अपेक्षाकृत ऊंची आवाज खरीद रहे होते हैं। ऊंची आवाज का मतलब ज्यादा तेज आवाज, कि सोशल मीडिया पर सिर्फ हम दिखें और कोई नहीं, सामने वाले की आवाज दब जाए। इससे क्या लगा था, उच्च पूंजी वाले। यदि डिजिटल राजनीतिक संवाद, निर्वाचन जीतने तक अपनी प्रतिद्वंदी को मात देने का मामला है, यानी सोशल मीडिया से वोट बैंक भी प्रभावित होते हैं। ठीक है, जैसे कि लोकसभा में भी हुआ था, आप सभी ने देखा। ठीक है, कि कुछ व्यक्तियों ने उसको प्रभावित करने की बहुत कोशिश की गई। सोचो कि इंडिया का जो भारत भारत का जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसको भी गिराने की कोशिश की गई कई पार्टियों के द्वारा। ठीक है, तो प्रभावित रूप से तो प्रभावित तो कर ही रहा है किसी न किसी प्रकार से। तो ये गलत नैतिक संस्थाएं नहीं है, ये तो ठीक है। लेकिन ये बात किसके बारे में कर रहा है? कंपनी द्वारा लाभ कमाने के लिए निर्मित। इसमें पूंजी वाला सिस्टम आ गया ना, सीधा सा आपका आंसर आ गया बी। क्योंकि इसमें ये वाला पॉइंट दिया ही नहीं है, नहीं दिया ना, इस थोड़ा बहुत लिंक हो रहा है तो वो इससे हो रहा है। क्यों? आदर्श या नैतिक संस्थाएं नहीं है, ये खुद ही बोल रहा है ना कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो अपेक्षाकृत ऊंची आवाज खरीद रहे होते हैं। अगर कोई चीज पैसे से बिक रही है तो वो नैतिक संस्था कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आएगा आपका बी। ठीक है, अब 14वां क्वेश्चन देखेंगे। अब ठीक है, 14 देखेंगे। इंटरनेट पर्याप्त रूप से समावेशी नहीं है। क्या बोल रहा है ये? पर्याप्त रूप से समावेशी नहीं है। पॉइंट तो मुझको सही लग रहा है, क्योंकि देखिए कई सारे गांव या कई सारे जो बुजुर्ग हैं या कई सारे जो लोग हैं जो मजदूरी कर रहे हैं, मतलब भारत के लोगों का कई हिस्सा जो ऐसा है वो इंटरनेट का यूज नहीं करते। आज सबको पता है, आपके आसपास भी ऐसे ही लोग रहते होंगे। ठीक है,
इंटरनेट किसी देश में राजनीति की गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। ये खुद ही तो बोल रहा है कि निर्वाचन जीते तक अपने प्रतिद्वंदी को मात देने का मामला है। ठीक है, तो ये पॉइंट सही है और लॉजिकली ये भी सही है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या रहा? उपरोक्त परिचित के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणा बनाई गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रभावी स्कूली शिक्षा के लिए सरकारों की तुलना में माता पिताओं की भूमिका अधिक है। हो सकता है ऐसा स्कूली पाठ्यक्रम जो आज की अपेक्षाओं के अनुरूप हो, पूरे देश के लिए एक समान हो, प्रकट की गई समस्याओं का समाधान कर सकता है। ऐसा स्कूली पाठ्यक्रम जो आज की अपेक्षाओं के अनुरूप हो, पूरे देश के लिए एक समान हो। क्या पूरे देश के लिए पाठ्यक्रम एक हो सकता है? नहीं हो सकता। आज ही हम बीते कुछ 8 या 10 दिनों से हम खुद देख रहे हैं भाषाई मुद्दा। तो अगर पाठ्यक्रम एक होगा तो लैंग्वेज भी एक होगी, तो दिक्कत आएगी ना। तो ये तो गलत हो गया, ये गलत, ये गलत। अब ऑप्शन क्या आएगा? या तो ऑप्शन ए आएगा या ऑप्शन डी आएगा। अब मैं देखूंगा किसमें, कॉम्प्रिहेंशन में। ठीक है, जब तक बच्चे 8वीं कक्षा में पहुंचते हैं उनमें से अधिकांश 13 वर्ष से 15 वर्ष की आयु सीमा में होते हैं, किंतु हमारे देश में 8वीं कक्षा के सभी बच्चों की लगभग 1/4 को सरल पाठ पढ़ने में कठिनाई होती है। आधे से अधिक बच्चे डिवाइड, ठीक है, विभाजन जैसी मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं नहीं कर पाते हैं। प्रारंभिक स्कूल से प्रत्येक वर्ष लगभग 25 मिलियन युवा लड़के और लड़कियां उस जीवन में प्रवेश करते हैं जो अनिवार्य स्कूली शिक्षा के बाद उनके लिए है। यानी 25 मिलियन, 25 मिलियन का मतलब कितने हैं? 2.5 करोड़। ठीक है, 2.5 करोड़ जो लड़के और लड़कियां हैं वो किसके बाद जाते हैं? लगभग अपनी 8वीं कक्षा के बाद 9वीं कक्षा में प्रवेश करते हैं हर एक साल लगभग। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या बहुत है हमारे पास। अनिवार्य जो इनके लिए प्रवेश नहीं कर सकते, लड़कियां उस जीवन में प्रवेश करते हैं जो अनिवार्य स्कूली शिक्षा के बाद उनके लिए है। यानी अनिवार्य शिक्षा कहाँ तक होती है? 8वीं क्लास तक। ठीक है, वे कम से कम संगठित क्षेत्र के कार्यबल में तो प्रवेश नहीं कर सकते जब तक कि वे 18 वर्ष के नहीं हो पाते। यानी हमारे यहाँ रूल क्या है? 18 वर्ष से बच्चा क्या नहीं कर पाएगा? काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो संगठित क्षेत्र में काम कर ही नहीं पाएंगे। अनेक परिवारों के लिए ये बच्चे स्कूल में इस स्तर तक पहुंचने वाले उनके परिवारों के पहले बच्चे होते हैं। पहले बच्चे होते हैं जो कि क्या किस तक पहुंच गए हमारे, कि हम 12वीं तक पढ़ लिए। ठीक है, माता पिता और बच्चे अपेक्षा करते हैं कि स्कूल से निकले ऐसे स्नातक ग्रेजुएट हाई स्कूल और कॉलेज तक जाएंगे। शायद ही कोई वापस कृषि में जाना चाहेगा। रियलिटी बोली है इस कॉम्प्रिहेंशन में, देश की रियलिटी बोली है। सभी लोग ये बोलते हैं कि ग्रेजुएट हो गए तो हम खेती तो नहीं करेंगे, क्योंकि खेती में जो बहुत अव्यवस्था फैली हुई है वो बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ना वो है मानसून पर निर्भरता। अगर ओले पड़ गए, अगर बारिश ज़्यादा हो गई, वर्षा कम हुई तो प्रॉब्लम। हाई स्कूल और कॉलेज तक जाएंगे, शायद ही कोई वापस कृषि में जाना चाहेगा। दूसरी ओर एकेडमिक सामर्थ्य के संदर्भ में उनकी योग्यताएं कक्षा 8 की पाठ्यक्रम अपेक्षाओं के आधार पर भी जितनी होनी चाहिए उससे बहुत निम्न होती है। इसने इसके सीधे से कहने का मतलब है, आप भी समझे होंगे, कि हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है ना वो कर क्या रहा है कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो 8वीं क्लास में भी डिवाइड करना नहीं जानते हैं। आज आपको मैथ्स में सी सेट में प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ऐसा नहीं है आप पढ़ते लिखते नहीं हैं, हमारा स्कूली सिस्टम ही ऐसा है। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स सरकारी स्कूल से पढ़े होंगे। अगर प्राइवेट से पढ़े होंगे तो प्राइवेट स्कूल उनके ऐसे नहीं होंगे जो कि लग्जरी होंगे, कि आपको लेने के लिए बस आती होगी महंगी वाली, उसमें गार्ड होते होंगे, आपके स्विमिंग पूल होते होंगे स्कूल्स में, घुड़सवारी होती होगी। ऐसा नहीं है। 90% स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं हिंदी मीडियम में, यहाँ पर जो इस क्लास को देख रहे होंगे 90% क्या 95% सभी मिडिल क्लास। क्या होता है? मिडिल क्लास से भी नीचे से आते हैं, लोअर क्लास से आते हैं। ठीक है, तो उनके पास ऐसी वो नहीं आती हैं, उनकी टीचर भी पढ़ाना नहीं चाहते। सरकारी स्कूल कभी पढ़ा, सरकारी जो टीचर है वो कभी पढ़ाना नहीं चाहते ज़्यादातर मामलों में, आप देख सकते हैं। क्योंकि देखिए मुझे खुद अनुभव है और आप सभी को अनुभव होगा इस चीज़ का। ठीक है, अब 2.5 करोड़ जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर जा रहे हैं, 8वीं क्लास पास कर रहे हैं हर साल। ठीक है, अब वो काम नहीं कर सकते 18 साल तक। क्यों?
क्योंकि हमारे यहाँ रूल है कि बाल श्रम वाला केस लग जाता है, ठीक है। अब वो काम नहीं कर सकते तो 18 साल तक वो 12वीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। अब वो ग्रेजुएट होंगे, लेकिन ग्रेजुएट होने के बावजूद उनकी जो कौशल क्षमता है वो 8वीं क्लास के बच्चे से भी कम है। जितने की हमसे हमें ये होती है ना, अपेक्षा क्या होती है कि 8वीं क्लास के बच्चे को इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। उसको थोड़ा बहुत बेसिक मैथ आना चाहिए, कि यानी कि उसको नंबर सिस्टम वगैरह बहुत अच्छे से आना चाहिए, कि वो प्लस माइनस कर ले, परसेंटेज निकाल ले। आज आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपने कई सारे स्टूडेंट्स आस-पास देखे होंगे, तो उनको परसेंट अभी भी निकालना नहीं आता। अगर आप उनसे ये बोलो कि 876 का 20% का 20% निकाल दो, आपको खुद प्रॉब्लम आ जाएगी अभी। लेकिन ये क्वेश्चन है किसका? 8वीं क्लास के बच्चे का। मतलब कौशल स्किल डेवलपमेंट है वो बहुत कम हुआ है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? स्कूली पाठ्यक्रम जो अब आज अपेक्षाओं के अनुरूप हो, पूरे देश के लिए एक समान हो, प्रकट की गई समस्याओं का समाधान कर सकता है? नहीं। इसने कहीं नहीं बोला कि एक कर दो पूरे पाठ्यक्रम को। ये इस चीज को बोल रहा है कि पाठ्यक्रम तो ठीक है कि सबका अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं। पाठ्यक्रम अच्छा तो होना चाहिए ना, अच्छा होना चाहिए। इसने कहीं नहीं बोला कि एकीकृत कर दीजिए, वन नेशन वन एजुकेशन कर दीजिए। कहीं बात नहीं हुई है। अगर हो रही होती तो ये पॉइंट सही हो जाता। प्रभावी स्कूली शिक्षा के लिए सरकारों की तुलना में माता पिताओं की भूमिका अधिक है। कहीं नहीं लिखा है, कहीं देखने को मिला है ये चीज? नहीं। ये पूरा कांड किसको बता रहा है? मतलब ज्यादातर कांड किसको बता रहा है? शिक्षा व्यवस्था को। क्या इसमें नाम आया शिक्षा व्यवस्था? कहीं लिखा हुआ है शिक्षा व्यवस्था? नहीं लिखा हुआ है। लेकिन इसका जो क्रक क्रक्स लिख निकल के आ रहा है वो किस पे आ रहा है? कि शिक्षा व्यवस्था हमारी बहुत खराब है, ठीक है। तो पहला पॉइंट भी गलत, क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा है। ये भी कहीं नहीं लिखा है कि एक समान हो, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, ठीक है। 22वां क्वेश्चन देखते हैं हम, 22। देश में गरीबी के संपूर्ण उन्मूलन से हमारे स्कूली बच्चों के न्यून प्रदर्शन की समस्या का समाधान होगा। किसने बोला कि गरीबी है? कि यहाँ पे एक पॉइंट, एक भी शब्द आपको देखने को मिल रहा है कि जिसने बोला कि गरीबी के कारण ये व्यवस्था खराब है? नहीं हो रही ना, कहीं कहीं नहीं बोला। गलत कर दो। माता पिता और शिक्षकों को मौद्रिक प्रोत्साहन देना बच्चों के शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार लाने की रणनीति है। वही बात, पैसे की बात यहाँ पे हुई ही नहीं है, ठीक है। गलत। सार्वजनिक नीति से यह सुनिश्चित होना चाहिए कि युवा जनों की सामर्थ्य और उपलब्धियां उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप हों। हो सकता है। चौथा देखिए, जब तक कुछ स्कूल उत्तीर्ण बच्चे स्कूल पास आउट कृषि में वापस नहीं जाएंगे, भारत जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ नहीं उठा सकता। भाई, इसमें ना डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की गई है, ना इसमें ये बात की गई है कि अगर एग्रीकल्चर में काम नहीं करेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इसने तो ये बोला था कि देखिए सभी चाहते हैं कि वो एग्रीकल्चर में वापस नहीं जाएं, लेकिन किसी के पास स्किल डेवलपमेंट भी नहीं, किसी का स्किल डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी गलत हो गया। अब मैं इलेमिनेशन मेथड के आधार पर अपना आंसर क्या निकाल दूंगा? सी निकाल दूंगा। लिखा क्या है? सार्वजनिक नीति यानी सरकार की नीति क्या होनी चाहिए? यह सुनिश्चित होना चाहिए कि जो हमारे युवा हैं कि सामर्थ्य, उनमें कितना सामर्थ्य हो, उनकी कितनी उपलब्धियां हैं, उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप हों। अगर वो अगर वो आपसे अपेक्षा ये करते हैं ना कि 12वीं पास आउट में कितना कौशल होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, तो वो उनके अनुरूप ही होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? आपका सी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? विज्ञान को वैज्ञानिकों की प्रतिबद्धता को अवश्य महत्व देना चाहिए। विज्ञान को वैज्ञानिकों की प्रतिबद्धता को अवश्य महत्व देना चाहिए, ठीक है। हो सकता है। विज्ञान सभ्य समाज का एक उत्पाद है और लोगों में वैज्ञानिक ज्ञान के संवर्धन के लिए इसका अवश्य अवश्य उपयोग किया जाना चाहिए। अवश्य उपयोग एक्सट्रीम वर्ड है। अवश्य उपयोग कहीं लिखा होगा, एक्सट्रीम वर्ड है, रॉन्ग कर दीजिए। विज्ञान में हुई प्रगति, अभी हम चेक कर लेंगे और अभी पूरा गलत नहीं करेंगे। विज्ञान में हुई प्रगतियों के द्वारा ही औद्योगिक क्रांति संभव हो पाई। हो सकता है, बोल तो सही रहा है। विज्ञान को सत्य का अनुसरण अवश्य करना चाहिए, किंतु सामाजिक कल्याण के लिए उत्तरदायी भी होना चाहिए। ये भी ठीक है। अब कुल मिला के हम बात करते हैं कि ये बोल क्या रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है
अब हम यह मान लेते हैं विज्ञान का एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। आंसर आ गया आपका। पढ़ना है क्या आगे? और पढ़ लेते हैं, ठीक है। यह विचार न्यूटन या गैलीलियो के मन में नहीं आया होगा। उन्होंने विज्ञान को जगत की एक विवरण के रूप में माना, जैसा कि यह है, और उन्होंने जिस एकमात्र उत्तरदायित्व को स्वीकार किया वह था सत्य को प्रकट करना। ठीक है, सत्य की बात हुई है इसमें, हुई है। यह विचार आधुनिक है कि विज्ञान एक सामाजिक उद्यम है और यह औद्योगिक क्रांति से प्रारंभ होता है। यह विचार आधुनिक है कि विज्ञान एक सामाजिक उद्यम है और यह औद्योगिक क्रांति से प्रारंभ होता है। ना कि विज्ञान से औद्योगिक क्रांति बोला इसने, इसने बोला कि औद्योगिक क्रांति से विज्ञान प्रारंभ होता है। ठीक है, लॉजिकली तो अलग मान सकते हैं इसको हम आश्चर्यचकित हैं कि हम सामाजिक बोध को और अधिक अतीत में नहीं खो सकते, क्योंकि हम यह भ्रम पालते हैं कि औद्योगिक क्रांति ने एक स्वर्ण युग का अंत कर दिया। ये तो कहीं नहीं लिखा है। अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। विज्ञान में हुई प्रगतियों के द्वारा ही औद्योगिक क्रांति संभव हो पाई है, कहीं लिखा है? ये तो उल्टा और बोल रहा है कि औद्योगिक क्रांति से विज्ञान प्रगति हुई है। गलत। विज्ञान सभ्य समाज का एक उत्पाद है और लोगों में विज्ञान संवर्धन के लिए इसका अवश्य उपयोग, कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। विज्ञान को वैज्ञानिकों की प्रतिबद्धता को अवश्य महत्व देना चाहिए, लिखा है? विज्ञान को सत्य का अनुसरण अवश्य करना चाहिए, कहाँ लिखा था? सत्य को प्रकट करना किसने सोचा था? न्यूटन और गैलीलियो ने। सामाजिक उत्तरदायित्व है, सामाजिक कल्याण के लिए उत्तरदायी भी होना चाहिए। तो क्या ये लिंक नहीं हो रहा पूरा? सही है ना? तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? आंसर आपका आ जाएगा डी। अब चलते हम अपने कौन से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब अपना इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है, अब क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, ठीक है। विज्ञान के बिना मानव जाति आज तक अस्तित्व में नहीं रह सकती थी। ठीक लग रहा है अभी तो, अभी कुछ मतलब इसको लिंक नहीं करेंगे, ठीक है। अभी अभी तो वैसे तो ठीक लग रहा है, और ठीक लग भी नहीं रहा है, क्यों? विज्ञान के बिना मानव जाति आज तक अस्तित्व में नहीं रह सकती, मतलब समझ में नहीं आया अभी, ठीक है। अब यह विज्ञान ही है जो अंततः मानव जाति की नियति को निर्धारित करेगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब दोनों में अभी समझ में नहीं आया, ठीक है। अब इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। विज्ञान का इतिहास मानव जाति का वास्तविक इतिहास है। दो इतिहास हैं, साइंस और मानव जाति का वास्तविक इतिहास है। इस अद्भुत सूक्ति में 19वीं शताब्दी के लेखक ने विज्ञान को उसकी पृष्ठभूमि से जोड़ा है। अधिकतर सूक्तियों की तरह इसकी शक्ति विषमता के द्वारा सत्य के एक पहलू पर बल देने में निहित है, जिसे सुगमता से अनदेखा किया जा सकता है। इस मामले में विज्ञान और मानव जाति के मध्य संबंधों को अनदेखा करना और विज्ञान को किसी ऐसे अमूर्त अन्य पक्ष के रूप में मान लेना सहज लगता है, जिसकी कभी कभी उसके लाभकारी प्रभावों के लिए प्रशंसा की जा सकती है, किंतु युद्ध की विविधता के लिए बारंबार और सुविधा अनुसार दोषारोपित किया जाता है। मतलब साइंस को ठहराया जाता है, अगर युद्ध होता है ना तो ये बोलते हैं कि साइंस की वजह से हुआ है, ठीक है। विज्ञान और मानव जाति को समय समय पर मनुष्यों की सुविधा अनुसार पृथक नहीं किया जा सकता। मतलब विज्ञान और मनुष्यों की जो सुविधा अनुसार पृथक नहीं किया जा सकता, मतलब हम अपनी सुविधा के अनुसार ये नहीं बोल सकते कि विज्ञान अलग है और मनुष्य अलग है। तथापि हमने देखा है कि स्वर के असंख्य अवसरों के बावजूद सभ्यता के वर्तमान काल के आरंभिक वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष हावी रहा है। क्या यह विज्ञान की प्रगति का अपरिहार्य परिणाम है या त्रुटि कहीं और है? मतलब इसलिए ये नहीं बोल रहा है कि साइंस की गलती है, नहीं, विज्ञान की गलती नहीं है। वो पूछ रहा है, बोल रहा है सीधे, क्या यह विज्ञान की गलती है या और कोई त्रुटि है हमारी? तो ये क्या बोल रहा है, विज्ञान के बिना मानव जाति आज तक अस्तित्व में नहीं रह सकती थी। ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, कहीं नहीं लिखा है ये पॉइंट, ना डायरेक्टली लिखा है ना इनडायरेक्टली। तो क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, ठीक है। यह विज्ञान ही है जो अंततः मानव जाति की नीति को निर्धारित करेगा। ये पॉइंट भी कहीं नहीं लिखा है। ये तो क्या बोल रहा है, असंख्य अवसरों के बावजूद सभ्यता के वर्तमान काल में आरंभिक वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष हावी रहा है। क्या यह विज्ञान की गलती है या नहीं है? ठीक है, विज्ञान और मनुष्य की को मतलब एक ही माना जा सकता है, लेकिन इसने ये नहीं बोला कि साइंस बड़ा है और वो मनुष्य की नीति को निर्धारित करेगा। ये क्या मान के चल रहा है, ये वाला जो पैराग्राफ दिया है ये मान रहा है कि जितना बड़ा साइंस है उतनी ही बड़ी क्या है, मानव जाति। ठीक है, तो कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, तो क्या है, ये रॉन्ग हो जाएगा। और ये पॉइंट यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, अब हो सकता था कि ये लॉजिक बेस पर नहीं आया, लेकिन
ये अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते तो ये आपका सही आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे अच्छे से सॉल्व हो जाता, ठीक है। अब हो सकता था ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाए, तो मैंने क्या बोला था आपसे 27 क्वेश्चन है तो 24 क्वेश्चन तो आपके सही होंगे, एक क्वेश्चन मान लीजिए ये वाला जो आपसे सॉल्व नहीं होता, ठीक है। अब 32 नंबर है, आधुनिक जीवन की विभीषिकाएं विज्ञान की प्रगति के अपरिहार्य परिणाम है। इसने तो ये क्वेश्चन पूछा, इसने डायरेक्ट कभी नहीं बोला कि विज्ञान की गलती है, नहीं बोला ना, तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। तो ये गलत हो जाएगा। सत्य के जिस पहलू को अनदेखा किया जा सकता है वह यह है कि विज्ञान वही है जिसे मनुष्य ने बनाया है। सत्य के जिस पहलू को अनदेखा किया जा सकता है, इसने क्या बोला था, अनदेखा वाला क्या बोला था, जिसे सुगमता से अनदेखा किया जा सकता है, क्या बोला इसने, अधिकतर सूक्तियों की तरह इसकी शक्ति विषमता के द्वारा सत्य के एक पहलू पर बल देने में निहित है, जिसे सुगमता से अनदेखा किया जा सकता है। इस मामले में विज्ञान और मानव जाति के मध्य संबंधों को अनदेखा करना और विज्ञान को किसी अमूर्त अन्य पक्ष के रूप में मान लेना सहज लगता है, ठीक है। अब वास्तविक इतिहास है, मनुष्य ने बनाया। अगर हाँ, इसमें हम लॉजिक देख सकते हैं कि जो साइंस की चीज हमको दिखती हैं, आज आज हमको लैपटॉप दिखते हैं, आज हमको फोन दिखते हैं, तो है किसका रूप ये, साइंस का ही तो है, साइंस का ही तो एक रूप है ये, विज्ञान की है ना। तो ये हो सकता है ठीक। अब इसमें अगर मैं खुद पर्सनल इसको क्वेश्चन को सॉल्व करता तो मुझे 50% कन्फ्यूजन होता इस चीज में, लेकिन मैं फिर भी किसके साथ जाता, मैं आंसर बी के साथ जाता, जो कि बिल्कुल करेक्ट है आपका, ठीक है। अब हो सकता था मैं इसमें आंसर डी भी कर सकता, क्योंकि देखिए मैं इसमें कन्फ्यूजन हूँ तो 50%, लेकिन मुझे आंसर रियल पता है तो मैं किसके साथ जाऊंगा, आंसर बी। वैसे कि मुझे अगर देखिए मुझे इस दोनों में कन्फ्यूजन था कि ये पॉइंट सही है या नहीं है, इसका मुझे 100% पता था ये गलत है, ठीक है। तो ये रॉन्ग किया, ये रॉन्ग किया। अब इसमें पता है मैं कितना परसेंट हूँ, हमेशा क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करें तो आप परसेंट बेस पर डाला करें उसको, कैसे, मुझे विश्वास है कि 60% ये हो सकता है, 40% ये। आप थोड़ा सोचेंगे, अगर टाइम है तो सोच लीजिए, अगर टाइम नहीं है तो डायरेक्ट इसको काटिए, कम परसेंटेज वाले को ज़्यादा परसेंटेज वाले को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। टिक टिक कर दीजिए। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यात्रा करते समय जब हम अन्य लोगों से मिलते हैं तो हम उनके बीच किन के बीच अंतर करना सीखते हैं, ठीक है। कल्पना और समझ, समुदाय और राष्ट्रीयता, स्थानीय मूल्य और सार्वभौमिक मूल्य, मित्र और शत्रु। अब ये तो थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछ लिया, इसको हम इस चीज से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में, चलो ठीक है पहले इसको ही पढ़ लेते हैं। केवल दीर्घ अनुभव से ऐसे कई समुद्र तटों पर जहां उसकी भाषा नहीं बोली जाती, भाषा क्या है, एक स्थानीय होती है ना, वहां अपने सौदा को पसार कर बैठने से व्यापारी जान पाएगा कि उसके पास जो संग्रह है उसका मूल्य क्या है, और अपनी पसंद में क्या स्थानीय है और क्या सार्वभौमिक है। दो वर्ड तो हमको मिल गए इसके आंसर के, ठीक है। अब आगे देखते हैं ये आंसर है या नहीं है। न्याय, प्रेम और सम्मान, शिष्टाचार जैसे कोमल पदार्थ और वास्तव में वे सभी चीजें हम चाहते हैं सभी जगह मान्य है, किंतु वे विविध रूप से गढ़ी जाती हैं और प्रायः अलग तरह से व्यवहार में लाई जाती हैं। मतलब अलग अलग जगह अलग अलग व्यवहार हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यदि उनसे आपका सामना विदेशी भूमि पर होता है तो कभी कभी लगभग पहचानी नहीं जाती हैं। और मूलभूत सामान्य मूल्यों को सीखने की कला संभवतः यात्रा का सबसे बड़ा लाभ है उन लोगों के लिए जो अपने साथियों के बीच सहजता से रहने की इच्छा रखते हैं, ठीक है। कल्पना और समझ, अगर मैं इसमें देखूं तो कहीं पे नहीं मिल रहा, ठीक है। शिष्टाचार, मित्र और शत्रु कहीं नहीं लिखा है, समुदाय और राष्ट्रीयता वर्ड कहीं नहीं लिखा है, लेकिन क्या लिखा है, क्या सार्वभौमिक है, क्या स्थानीय है, कैसे पता लगता है, जब समुद्र तट पर बैठ जाता है कोई व्यक्ति, या उसने क्या बोला कि ट्रेन में क्या करता है, सफर करता है, ठीक है। यात्रा, सॉरी, ट्रेन नहीं दिया, सिर्फ यात्रा दिया है, यात्रा किसी भी चीज से हो सकती है, ठीक है। तो मुझको दो वर्ड देखिए इसमें, स्थानीय मूल्य और सार्वभौमिक मूल्य, ये लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें ज्यादा सोचना नहीं था, डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, और जो वर्ड है वो इसमें नहीं दिए थे, ठीक है। अब 34 क्वेश्चन कौन सा है, उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में पूर्व धारणा बनाई गई है।
यात्रा से मनुष्यों की समझ विकसित होती है। ये अगर मैं इसको पढ़ने के बाद अगर मैं लॉजिकली बोलूँ ना, तो अंडरस्टैंडिंग तो होती ही है ना। हम जान पाते हैं कि स्थानीय मूल्य कौन से, सार्वभौमिक मूल्य कौन से हैं, हमको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। तो ये सही है। यात्रा से उनको सहायता मिलती है जो मूलभूत सामान्य मूल्यों को सीखना चाहते हैं। ये लिखा है, देखिए, मूलभूत सामान्य मूल्यों को सीखने की कला संभवतः यात्रा का सबसे बड़ा लाभ है। सेकंड पॉइंट सही है। तीसरा, एक व्यक्ति जिसे यात्रा का दीर्घ अनुभव है वह लोगों के मध्य मतभेदों को सुलझा सकता है। अब बात वही हुई कि जो यूपीएससी के टॉपर्स हैं उन्होंने आंसर राइटिंग की, लेकिन क्या सभी आंसर राइटिंग करने वालों का यूपीएससी निकला? नहीं निकला। मतलब अलग अलग लाइन, डिफरेंट आंसर्स। कैसे कि सभी यूपीएससी टॉपर्स ने अपने पास्ट में बहुत आंसर राइटिंग की। क्या बहुत आंसर राइटिंग वालों का यूपीएससी का एग्जाम निकला? नहीं निकला। तो वही बात हुई। ऐसा तो है कि यात्रा करने से हमको क्या हो जाता है, दीर्घ अनुभव हो जाता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, मतभेदों को सुलझा सकते हैं। लेकिन इसने क्या बोला है, एक व्यक्ति जिसे यात्रा का दीर्घ अनुभव है, उस क्या बोला, समुदाय और राष्ट्रीयता। मतभेदों का यहाँ पे कोई वर्ड यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, और जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति सीख ही पाया हो। हालांकि सामान्यतः सीख जाता है, लेकिन एक व्यक्ति लिखा है ना सर, जिसे दीर्घ दीर्घ यात्रा का अनुभव हो, तो जरूरी नहीं, सुलझा भी सकता है और नहीं भी सुलझा सकता। ठीक है, इस चीज को तो आप समझ गए ना। एग्जाम्पल के तौर पे कि जिन्होंने आंसर राइटिंग की उनका यूपीएससी टॉपर्स ने आंसर राइटिंग की थी, लेकिन जिन्होंने आंसर राइटिंग की उनका सभी का यूपीएससी का एग्जाम नहीं निकला। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत मेहनत की फिर भी एग्जाम नहीं निकला। ठीक है, तो उसी बेसिस पर वह एक व्यक्ति हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी है 50-50%। तो 100% तो ये है नहीं है, नहीं है, तो क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, आंसर क्या आएगा? ए। ठीक है, आंसर ये आ गया आपका। अब 41 क्या है, पारंपरिक कक्षा अधिगम में केंद्रीय लक्ष्य सामर्थ्य लाभ करने के बजाय अधिगम की समयावधि है। ठीक है, पारंपरिक कक्षा सभी के लिए एक समान पद्धति वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच को बढ़ावा देती है और सभी विशिष्टीकरणों को समाप्त कर देती है। जो ट्रेडिशनल कक्षा हमारे यहाँ चल रही है ना, उनके बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, पारंपरिक कक्षाएं अधिगम प्रभावता से अधिक नियत समयावधि पर बल देकर स्वयं को परिवर्तनशील परिणामों के लिए सौंप देती है। मतलब नियत समयावधि है, उस पर क्या देती है, बल देती है कि अगर स्कूल चल रहा है ना 10 से 4 तो 10 से 4 ही चलेगा बस, अब परिणाम अपने आप आते रहेंगे। कक्षा का अत्याचार यह है कि वहां प्रत्येक शिक्षार्थी को एक ही अवधि के लिए एक ही तरीके व्याख्यानों के लिए एक ही सेट के अधीन किया जाता है। एक ही टीचर हर साल सिर्फ एक जैसा ही पढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि उनको बुक्स दिया गया है, पाठ्यक्रम दिया गया है कि पहला पाठ कवियों से संबंधित है हिंदी में, कि पुष्प की अभिलाषा टॉपिक है, अब इसी को पढ़ाना है। व्याख्यानों से एक ही सेट के अधीन किया जाता है। अंत में कुछ शिक्षार्थी आगे निकल जाते हैं, कुछ अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, शेष पीछे छूट जाते हैं। इस नियत समय अवधि के बाद कक्षा का यह मॉडल चलता रहता है और जो पीछे छूट गए हैं उनके लिए एक बार भी नहीं सोचा जाता। यानी इसका सीधे से कहने का मतलब है, स्टूडेंट जो किसी भी कारण से, मान लीजिए किसी दिन अब्सेंट हो गए, क्लास चलती रही, निश्चित समयावधि है, उस क्लास में उसका कंप्लीट नहीं हो पाया, सिलेबस चलता है ऐसे। अगर बच्चा अगर 2 या 3 दिन नहीं आया तो 3 दिन का उसका अगर सिलेबस रह गया ना, तो उसको फोर्थ टॉपिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, ना कि फर्स्ट से। ठीक है, तो उसके लिए जो होगी ना, कठिनाई होगी। ठीक है, जो पीछे छूट गए हैं उनके लिए एक बार भी नहीं सोचा जाता। इस तरह 1.5 दशक की औपचारिक शिक्षा के बाद हम अपने स्नातकों में 10% रोजगार योग्यता ला पाते हैं। यही कारण है कि अगर सिलेबस ही पूरा नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग ही पूरी नहीं होगी, तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी ना। बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, वो है इंडिया में, अगर आपसे कोई पूछे ना इंटरव्यू में भी, तो आप बोलेंगे सर स्किल डेवलपमेंट। कि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनमें स्किल नहीं है। अगर आप किसी एमए पास, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सेप्शन होते हैं, 95% स्टूडेंट जिन्होंने एमए किया हुआ है किसी भी अच्छे सब्जेक्ट में, हिंदी में, सोशलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में, साइकोलॉजी में, और भी कई सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स में, ज्यादातर के पास आप देखेंगे कि स्किल उनके पास है ही नहीं। ठीक है, तो अगर स्किल नहीं है तो बेरोजगारी
सहनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए रोजगार का जो खेल है वो स्किल को लेकर है, स्किल को लेकर है, ठीक है। अब आपने एक चीज तो देखा होगा कि जैसे बहुत सारे बिजनेस चलते हैं, जैसे क्या, जैसे चिप्स का पैकेट बनाना, तो वहां पे जो मजदूर काम कर रहे होंगे उसका चिप्स बनाने की जो स्किल है वो आप पढ़े लिखों से ज्यादा होगी, आप सभी को पता है। एक टिक्की का ठेला होता है ना, पानी पूरी वाला, उसकी स्किल ज्यादा होगी पानी पूरी बनाने में आपसे ज्यादा। तो स्किल डेवलपमेंट का खेल है पूरा, ठीक है। 10% रोजगार योग्यता ला पाते हैं, कौशल शिक्षा के क्षेत्र में यही अप्रभावी कहानी दोहराने से अलग परिणाम नहीं मिलेंगे, ठीक है। वही है, एक निश्चित समय दे दो बच्चों को, 10 से 4 आओ, यही सिलेबस है, इसी में से पढ़ो, इसी में से क्वेश्चन आंसर लिखो और एग्जाम दो, पास हो जाओ। सिलेबस ऐसे ही चलेगा, छूट रहा है तो छूट जाने दो, हम नहीं पढ़ाएंगे एक्स्ट्रा, और ये चलते रहो, जो कि आप सभी ने ऐसे ही पढ़ा है, कोई अलग से नहीं आया, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले हो तो सबने लगभग ऐसे ही पढ़ा है, इंग्लिश मीडियम वाले में थोड़ा सा एफर्ट्स टीचर ज्यादा देते हैं, ठीक है। अब आंसर क्या होगा? पारंपरिक कक्षा अधिगम में केंद्रीय लक्ष्य सामर्थ्य लाभ करने की बजाय अधिगम की समयावधि है, मतलब समयावधि पर ज्यादा ध्यान देती है। बात सही है? सही है। सेकंड, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच है। वन साइज फिट्स ऑल क्या होती है? ये पहले भी पूछा जा चुका है, किसमें? ये इन्वायरमेंट में पूछा था और आपका सी सेट में भी पूछा है ये वर्ड। वन साइज फिट्स ऑल का मतलब क्या होता है, इनको नहीं पता, कि हम एक ही चीज का यूज करेंगे सभी पर। मतलब मान लीजिए मेरे घर में 10 लोग हैं, 10 बच्चे हैं, मान लीजिए 10-10 साल के, किसी की उम्र 15 साल है, तो मैं क्या करूंगा, एक साइज की टी शर्ट लाऊंगा, एक ही साइज की सभी 10 लोगों के लिए। अब हो सकता है कोई बच्चा पतला हो तो उसको वो मतलब ढीली आए, और कोई बच्चा मोटा हो तो उसको मतलब वो टी शर्ट आ ही नहीं पाए, ठीक है। तो वो क्या होता है, वन साइज फिट्स ऑल। तो वन साइज फिट्स ऑल की नीति कभी कभी सही भी होती है, कभी कभी गलत ही होती है। ज्यादातर मामला में गलत होती है। वन साइज फिट्स ऑल की नीति जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका किसमें, गवर्नेंस में, कि हर चीज को हर चीज पर नहीं आंका जा सकता। जिस तरह से हमको किस रणनीति बनानी है या योजना बनानी है आदिवासी क्षेत्र को लेकर, सामान्य क्षेत्र के लिए वो रणनीतियां या योजना अलग हो सकती है। तो ठीक है, पारंपरिक कक्षाएं जो ट्रेडिशनल कक्षा चल रही हैं, जिनमें से क्या होता है, कमियां बताएंगे, ठीक है। इसी की वजह से क्या दिख रहा है हमको, सिर्फ 10% रोजगार। इसका कहने का सीरियस मतलब क्या, अप्रत्यक्ष रूप से क्या बोल रहा है, 90% बेरोजगारी है, ठीक है। एक समान पद्धति वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच को बढ़ावा देते हैं और सभी विशिष्टीकरणों को समाप्त कर देते हैं। विशिष्टीकरण क्या होता है, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से स्टार्ट करने को बोला है, जो कि अभी स्टार्ट हुआ नहीं है तरीके से, ठीक है। कई सारे स्कूल्स में स्टार्ट नहीं हुआ है, लगभग 10% मानिए इंडिया में जिनमें स्टार्ट हो चुका है। उसमें क्या है, स्किल डेवलपमेंट में भी ध्यान दिया जाता है, प्रोजेक्ट बनवाए जाते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट बनवाए जाते हैं। अगर आपको कोई सब्जेक्ट पसंद है तो आप 6 क्लास से ही उस सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होती है, विशिष्टीकरण होता है, कि हर एक स्टूडेंट का अलग क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन होता है, ठीक है। तो समाप्त कर देती है, सही बोल रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। लॉजिकली अगर हम हमने इसको अच्छे से पढ़ा है ना, तो ये सही बोल रहा है। फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, ठीक है, आंसर सी आ जाएगा। अब 42 क्वेश्चन क्या है, चूंकि हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक असंगठित क्षेत्रों में नियोजित है, इसलिए भारत की शिक्षा को अपनी वर्तमान पारंपरिक कक्षा प्रणाली को बदलने की आवश्यकता नहीं है। कौन बोल रहा है, वो तो ये बोला कि इसमें इतनी खराबी है कि बदलना ही पड़ेगा, उसने बोला नहीं है बदलने की। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पारंपरिक कक्षाओं की, परंपरागत कक्षाओं की, अगर वो बोला कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं, तो क्या वो ये बोलेगा कि नहीं इसको चलना चाहिए? गलत। शिक्षा की अपनी वर्तमान पारंपरिक कक्षा प्रणाली के साथ भी भारत जनसांख्यिकी लाभांश के हितलाभ को पूर्णतः, ये वैसी एक्सट्रीम वर्ड आ गया, पूर्णतः का मतलब क्या होता है, 100%। 100% कोई भी चीज नहीं होती, एक्सेप्शन हमेशा होता है। प्राप्त करते हुए पर्याप्त संख्या में कुशल श्रमिक उत्पन्न कर रहा है। ये तो डायरेक्ट ही गलत है ना, किसने बोला, भारत जनसांख्यिकी लाभांश, ये लिखा है 10% रोजगार योग्यता ला पाते हैं, मतलब 90% बेरोजगारी हो रही है। इसने क्या बोला, पर्याप्त संख्या में कुशल श्रमिक उत्पन्न कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये खुद बोल रहा है नहीं कर रहा है। ये गलत, ये गलत, आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या लिखा क्वेश्चन, किशोर अपने माता पिता के साथ सहज अनुभव नहीं करता है, क्योंकि माता पिता अधिकार में रखने वाले और हठधर्मी होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन माता पिता के बारे में और बच्चों के बारे में, किसमें, कि आप बच्चों को कैसे उनका पालन पोषण करते हैं, ठीक है। पेरेंटिंग, जो आपका जो क्वेश्चन है वो पेरेंटिंग पे है, ठीक है।
क्या लिखा है, हर धर्मी होते हैं। आधुनिक समय के किशोर में माता पिता के प्रति अधिक श्रद्धा नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, ठीक है, आगे इसको पढ़ेंगे तब पता लगेगा। जब कोई बच्चा किशोरावस्था पर पहुंचता है तब माता और पिता की बच्चे के मध्य टकराव होना संगत है। सही बात है, क्योंकि बच्चा स्वयं को अपने मामले सुलझाने में सक्षम समझने लगता है, जबकि माता पिता अपने अभिभावकीय जो पेरेंटिंग पावर होती है ना, व्याकुलता से भरे होते हैं। नहीं, हम ही सोचते हैं अपने बच्चों के बारे में, अच्छा बच्चे कुछ नहीं जानते, अभी वो बच्चे हैं। ये आपने अपनी रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया हुआ, ठीक है। जो प्रायः अधिकार प्रेम के लिए भेष होता है, छद्म रूप होता है, मतलब ज्यादा प्रेम होता है जो अंदर बैठा रहता है ना। अब इस चीज के बारे में बात किसने की है, दो लोगों ने आपके सामने की है जो सोशल मीडिया पे क्या है, एक्टिव है। जो बच्चे सोशल मीडिया पे अगर अच्छी चीजें देखते होंगे तो उसमें क्या है, आपने आचार्य प्रसाद को ही कभी ना कभी सुना होगा। जब आप शॉर्ट्स वगैरह देखते होंगे या कभी वीडियोस देखी होंगी तो आपके सामने आई गई होगी। तो उन्होंने बात की है एज इट इज, यही बात जो इन्होंने लिखी है, ठीक है। यही बात किसने की है, बिकादवी की सर ने, किसमें, एथिक्स की क्लास में, ठीक है। तो बिकादवी की सर ने की है यहाँ पे बात, तो अगर उनको आपने पढ़ा होता तो ये आपके क्वेश्चन सही हो जाती, ठीक है। माता पिता सामान्यतः मानते हैं कि किशोरावस्था में उत्पन्न होने वाली विविध नैतिक समस्याएं हैं, विशेष रूप से उनके अधिकार क्षेत्र है। मतलब माता पिता ये मान रहे हैं कि जो भी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है ना, वो हम ही पूरी कर देंगे, हमारे अधिकार है। अगर इसकी शादी करवानी है तो हम ही करवाएंगे, इसके लिए कॉलेज ढूंढना है तो वो हम ही ढूंढेंगे, हमारे कहने पर ये आईआईटी जाएगा, हमारे कहने पे ये क्या एम्स में जाएगा, हमारे कहने पे यूपीएससी करेगा, हमारे कहने पे ये एसएससी करेगा। यद्यपि उनके द्वारा सुझाए गए विकल्प इतने अधिक सैद्धांतिक और डॉगमेटिक होते हैं, या डॉगमेटिक यानी सैद्धांतिक। उठो सुबह जल्दी, मॉर्निंग वॉक पे जाओ, कॉलेज जाओ, अपनी सरकारी नौकरी लगाओ, भले 10,000 रुपए की लगाओ, भले पेट ना पल पाए, अपना पालन पोषण भी ना हो पाए, पेट भी ना भर पाए अपना, फिर भी नौकरी करो सरकारी, बिजनेस मत करना। 90% स्टूडेंट नहीं, 90% जो फैमिलीज हैं इंडिया की, वो यही सिद्धांत या डॉगमेटिक होती हैं। आप सभी को पता है, आप पर्सनल लाइफ में भी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे इस चीज को, ठीक है। युवा शायद ही उनमें भरोसा रख पाते हैं। अब जो बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 17 से लेके 28-29 तक है, ठीक है, अब उनमें लगता है कि ये क्या बात कर रहे हैं, मतलब ये रियलिटी को मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जो माता पिता है उनके एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, और वे प्रायः गोपनीय रूप से अपने खोजे हुए मार्ग पर चलते हैं। आपने देखा होगा कि जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, जैसे आप भी उसी लाइन में है, अभी मतलब उसी एज में है जिसमें ये चीज वो करने को बोल रहा है, ठीक है। आप भी 18 से लेके, सॉरी आप सभी तो 21 से लेके लगभग कितने तक के होगे, लगभग 30 तक के, ठीक है। तो आप भी उसी एज में है, तो आप क्या करते हैं कि बहुत सारी चीजें जो हम माता पिता को नहीं बताते, क्यों, अगर उनको बताएंगे तो वो सॉल्यूशन की जगह प्रॉब्लम्स खड़ी कर देंगे। ऐसा नहीं है कि माता पिता अच्छे फैसले नहीं लेते हैं, लेकिन वो हर चीज में सैद्धांतिक ज्यादा होते हैं, अगर एवरेज मैं बात बताऊं तो, ठीक है। और रियलिटी भी यही है, सैद्धांतिक ज्यादा होते हैं माता पिता, तो हम उनको कम बताते हैं और अपना काम खुद करते रहते हैं धीरे धीरे, ठीक है। अब क्या लिखा है, किशोर अपने माता पिता का सहज अनुभव नहीं करता, क्योंकि माता पिता के अधिकार में रखने वाले और हर धर्मी होते हैं। मतलब अधिकार लिखा था ये, प्रेम के लिए छद्म रूप होता है, क्या होता है, अधिकार, अधिकार क्षेत्र, ठीक है, उनके अधिकार क्षेत्र में है, तो ये पहला पॉइंट सही है। आधुनिक समय के किशोर में माता पिता के प्रति अधिक श्रद्धा नहीं है, नहीं, इसने माता पिता की पेरेंटिंग के बारे में बताया है, ना कि बच्चे के बारे में। बच्चे के बारे में इसने क्या लाइन लिखा है, सिर्फ एक ही लाइन लिखी है कि युवा शायद ही उनमें भरोसा रख पाते हैं और अपने प्राय गोपनीय रूप से खोजे हुए मार्ग पर चलते रहते हैं, ठीक है। अब श्रद्धा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब इससे क्या पता क्या बोल रहे सीधा सा, आधुनिक समय में जो 100% बच्चे हैं ना, उनका यही हाल है कि वो श्रद्धा नहीं रखते माता पिता के प्रति। आप सबको पता है, अगर आप अपने माता पिता के प्रति अगर श्रद्धा रख रहे होंगे, थोड़ी बहुत उनकी बात मानते होंगे, क्वेश्चन वैसे ही गलत हो गया, अगर आप भी रखते होंगे तो ये गलत कीजिए, ये सही कीजिए, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर ए, केवल एक, ठीक है। अब 44 क्वेश्चन, जब बच्चे वयस्क होने के अपनी राह पर होते हैं, माता पिता सामर्थ्य अधिक सहायता नहीं कर सकते। अगर इसका हम मर्म देखें ना, बोलते ना मर्म, वो तो यही है, सही बात है कि कुछ चीजों में माता पिता मदद नहीं कर सकते, कुछ चीजों को जो
प्रॉब्लम्स है, लाइफ की प्रॉब्लम्स है, एजुकेशनल लेवल पर या एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जो उनको प्रॉब्लम्स है उनको खुद ही फेस करनी पड़ेंगी। तो ये पॉइंट सही हो सकता है। जब बच्चे किशोर अवस्था में पहुंचते हैं उनके जीवन में माता पिता का हस्तक्षेप अनावश्यक है। अनावश्यक है, ये तो एक्सट्रीम बोल रहा है, अनावश्यक है। कुछ चीज़ों में हस्तक्षेप जरूरी भी होता है। अगर बच्चा गलत मार्ग पे जा रहा है या वो जैसे एडिक्शन या नशे वगैरह कर रहा है तो हस्तक्षेप जरूरी होता है, तो ये गलत। आज के मूल परिवार न्यूक्लियर फैमिली समुचित रूप से बच्चों की पालन पोषण करने में समर्थ नहीं है। न्यूक्लियर फैमिली के बारे में इसमें बात की ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि बच्चों की पालन पोषण करने में समर्थ नहीं है, समर्थ है, बस सिर्फ वो क्या हो जाते हैं, सैद्धांतिक हो जाते हैं। ये गलत, ये गलत, ठीक है। आधुनिक समाजों में किशोर हठी, जिद्दी और अवज्ञाकारी और लापरवाह होते हैं। नेगेटिव सेंस नहीं दे रहा है कि सभी बच्चों को, सभी जो किशोर हैं उनके बारे में यही बोल रहा है कि सभी जिद्दी हैं, सभी अवज्ञाकारी और सभी लापरवाह हैं। ये भी गलत। आंसर क्या आएगा आपका? आंसर ए आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब है 51, ठीक है। अब 51 क्या है? यह भवन निर्माण प्रयोजनों के लिए वाणिज्यिक स्तर पर चूना पत्थर उत्पादन करने की एक सस्ती और व्यावहारिक विधि है। कोई विधि बताई होगी, उसको देख लेते हैं अभी, ठीक है। इसका उपयोग कारण प्रच्छादन, सिस्ट्रेक, ये क्या लिखा है, सिक्सट्रेशन की एक विधि के रूप में किया जा सकता है, ठीक है, हो सकता है। इस विधि के द्वारा बेसाल चट्टान को कैल्शियम और मैग्नीशियम खनिजों का एक अच्छा स्रोत बनाया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिश्रित कर उत्तम चट्टान ब्लैक अम्ल, रॉक डिसॉल्विंग एसिड का उत्पादन किया जा सकता है। अभी पता नहीं क्या बोल रहा है। जब वैज्ञानिकों ने एक अंतरराष्ट्रीय दल ने भूमिगत बेसाल चट्टानों, ज्योग्राफी की नॉलेज यहाँ पे इंपोर्टेंट होगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मिश्रण को पंप के द्वारा प्रवाहित किया, यानी उन्होंने क्या डाला, CO2 और जल का मिश्रण को किस में डाला, पंप पाइपलाइन के द्वारा, किसमें, बेसाल चट्टान पर। तो मूल रासायनिक प्रक्रिया हुई, अम्लीय मिश्रण ने चट्टानों में विद्यमान कैल्शियम और मैग्नीशियम को घोल दिया और चूना पत्थर का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों ने जोर देकर कहा कि मूल रूप से कार्बन डाइऑक्साइड चट्टान में परिवर्तित हो जाती है। यही क्वेश्चन 2024 के GS पेपर में आया था कि चट्टान के अपक्षय में CO2 एक भूमिका निभाता। CO2 बोला था या O2 बोला था, एग्जैक्ट अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन यही बोला था, ठीक है। आप सभी को पता होगा। तो जो वर्षा जल, वो ये बोला था कि वर्षा जल चट्टान को अपचित करती है, सही बात है। और क्या बोला था, वर्षा जल में CO2 उपलब्ध होती है, ठीक है, यही बोला था ना। 3 वाले स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया था ना। तो वही क्वेश्चन 24 के C सेट में ही पूछा गया। वैज्ञानिकों ने जोर देकर कहा है कि मूल रूप से कार्बन डाइऑक्साइड चट्टान में परिवर्तित हो जाती है। क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिश्रित कर उत्तम चट्टान ब्लैक अम्ल, रॉक डिसॉल्विंग को उत्पादन किया जा सकता है। मैग्नीशियम को घोल दिया और चूना पत्थर का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों ने जोर देकर कहा कि मूल रूप से कार्बन डाइऑक्साइड चट्टान में परिवर्तित हो जाती है। CO2 किस में चेंज हो रही है, चट्टान में। ये क्या बोल रहा है, किसका, चट्टान ब्लैक अम्ल का उत्पादन किया सकता है। ये बोल रहा है कि CO2 विलायक नहीं है, बल्कि CO2 खुद चेंज हो रही है चट्टान में। गलत। इस विधि के द्वारा बेसाल चट्टान को कैल्शियम मैग्नीशियम खनिजों का एक अच्छा स्रोत बनाया जा सकता है। किसको, बेसाल चट्टान को। किसने बोला? इस विधि के द्वारा तो हम कर क्या रहे हैं, CO2 उस पर डाल रहे हैं हम। तो क्या हुआ, अम्लीय मिश्रण ने चट्टानों में विद्यमान कैल्शियम मैग्नीशियम को घोल दिया, उसके अंदर ही घोल दिया, उसके अंदर, ठीक है। चूना पत्थर का निर्माण हुआ, चूना पत्थर का निर्माण हुआ। तो बात यहाँ पे किसकी है, लास्ट में रिजल्ट क्या निकल रहा है, चूना पत्थर, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, कैल्शियम और मैग्नीशियम खनिजों का एक अच्छा स्रोत बनाया जा सकता है इस विधि के द्वारा। गलत। इसका उपयोग कार्बन प्रच्छादन की एक विधि के रूप में किया जा सकता है। अब ये पता नहीं, क्योंकि डायरेक्ट इसने दिया नहीं हुआ है। यह भवन निर्माण प्रयोजनों के लिए वाणिज्यिक स्तर पर चूना पत्थर उत्पन्न करने की एक सस्ती और व्यावहारिक विधि है। अब इसमें कहीं लिखा कि सस्ती या महंगी है, तो ये भी गलत। अब इसका मुझे पता नहीं था और ये मैंने 3 गलत कर दिए, तो मेरा आंसर तो यही आएगा ना, आंसर बी, ठीक है।
मैंने आपको एक एक लाइन को समझा के बता दिया है कि आंसर ये गलत कैसे है, ठीक है। ना समझ में आया हो तो एक बार वीडियो पीछे कीजिए, पॉज कीजिए, पीछे कीजिए इसको और देखिए एक बार दोबारा, ठीक है। अब आगे देखता हूँ या आगे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 52। क्या है? विशाल प्लावी हिमशैल ग्लेशियर दक्षिणी महासागर की प्राथमिक उत्पादकता और खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव डालते हैं। अगर मैं अपनी नॉलेज बेस पर लॉजिकली बोलूं तो ये सही बोल रहा है भाई। अगर ग्लेशियर है, अगर ग्लेशियर पिघलते हैं तो पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं, ये तो छोटी बात है। दक्षिणी महासागर की प्राथमिकता उत्पादकता और खाद्य श्रृंखलाओं पर प्रभाव डालते हैं, ये तो छोटी बात है, तो इसको तो करते ही होंगे। सही लग रहा है लॉजिकली। विशाल प्लावी हिमशैलों के पिघलने से जलवायु परिवर्तन प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं और विश्व मत्स्य उद्योग प्रभावित हो सकते हैं। 100% होते हैं। जिन्होंने एनवायरमेंट थोड़ा बहुत ही पढ़ा है या ना भी पढ़ा हो तो वो भी बोलेंगे लॉजिकली ये बात सही बोल रहा है। आंसर क्या आएगा? सी। इसको पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। भूगोलवेत्ताओं ने महासागर के रंग के 175 उपग्रह चित्रों का एक विश्लेषण किया। क्या? एनालिसिस किया। जो महासागर की सतह पर पादप प्लवक फाइटोप्लैंक्टन, नोट्स में ब्लैंक पेज पर लिखिए फाइटोप्लैंक्टन, इसको आपको पढ़ना है, ये होता क्या है, और इससे रिलेटेड जो भी आपको विकिपीडिया पर मिले उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, इसी ईयर आ सकता है या अगले साल तो आ जाएगा या इसकी 1 साल बाद आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर, ठीक है। गारंटी ले लीजिए इसकी, और पहले भी आया हुआ है। उत्पादकता एक सूचक है और यह पाया गया है यह पाया कि विशाल हिमशैल आइसबर्ग दक्षिणी महासागर में कार्बन के 20% तक भंडारण के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कार्बन का क्या करता है? ये भंडारण करता है, स्टोरेज करता है, स्टोर करता है इसको। शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि विशाल प्लावी हिमशैलों से पिघला हुआ जल, जिसमें लौह और अन्य पोषक तत्व होते हैं, अब तक की अप्रत्याशित रूप से उच्च स्तरीय पादप प्लवक वृद्धि में सहायक होता है। 100% इसने क्या बोला? क्या आइसबर्ग है वो इसको उत्तरदायी है इसके प्रति। हिमशैलों से पिघला हुआ जल क्या करता है? लौह और पोषक तत्व होते हैं वो वहां से निकल जाते हैं। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन इधर उधर हो रहा है, जहाँ पे इसको होना चाहिए इन चीजों को, खनिजों को, वहां ये नहीं है, फैल रहे हैं। तो लॉजिकली आपका आंसर क्या आता है? आंसर आपका क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़िएगा, आपका आंसर डायरेक्ट सी आ जाएगा। अगर आप इसको ना भी पढ़ते तो लॉजिकली भी सोचिए ना कि ये सही बोल रहा है कि इसमें कोई एक्सट्रीम वर्ड दिया है? नहीं दिया है, सिंपल वर्ड दिया है, सिंपल लाइन दी है एनवायरमेंट को रिलेटेड, ठीक है। आंसर आपके क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। विकास की, आप पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। 53 क्वेश्चन है। अब क्या लिखा है? किसान अपने खेतों बागानों में इल्लियों का उपयोग खरपतवार खाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने एनवायरमेंट पढ़ा होगा उनको पता होगा खरपतवार क्या होता है, कि मुख्य फसल होती है उनके बीच में क्या आ जाता है, कभी कभी अन्य जो पौधे हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो मुख्य फसल के लिए जो हम पोषक तत्व डालते हैं ना, तो वो उनको यूज करते रहते हैं, ठीक है। उनकी जड़ों में से जल पीते रहते हैं, जल लेते रहते हैं, ठीक है। तो क्या है? खाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है, सही बात है, करते भी है। केचुआ नाम सुना होगा आपने, केचुआ नाम सुना होगा आपने, केचुआ का प्रयोग तो करते ही है, उसी को इसने इल्ली बोला है, ठीक है। यह खोज नैदानिक रूप से उपयोगी प्रति सूक्ष्म जीवी और यौगिकों के विकास में सहायता कर सकती है, हो सकता है। पता नहीं किसकी बात कर रहा अभी, और देख लेता। ये कैटरपिलर लिखा है, वही केचुआ है। यह खोज जैविक पारिस्थितिक रूप से संधारणीय पीड़कनाशी दवाइयों पेस्टिसाइड के विकास में सहायता कर सकती है। अगर ये केचुए की बात कर रहे हैं ना, तो 100% ये पॉइंट सही है। इल्लियों को आनुवंशिक रूप से रूपांतरित किया जा सकता है ताकि इन्हें अन्य पौधा पीड़कों प्लांट पेस्ट के लिए परभक्षी बनाया जा सके। अब पता नहीं क्या बोल रहा है, लेकिन पहले पढ़ना पड़ेगा। विकास की प्रक्रिया ने मक्का से पोषित होने वाले इल्लियों कैटरपिलर को एक अद्वितीय क्षमता प्रदान की है। किसने? मक्का के कारण, कॉर्न। वे पौधे को कीट परभक्षियों के विरुद्ध उसकी प्रतिरक्षा को निष्क्रिय करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। इससे इल्लियों को अधिक खाने और तेजी से वृद्धि करने में सहायता मिलती है। इस प्रभाव को उत्पन्न करने वाला इल्ली का मल और कीट मल है। यह खोज कवक अथवा जीवाणु और रोगजनक पैथोजन के प्रति पौधे की अनुक्रिया संबंध यौगिकों पर प्रकाश डाल सकती है।
मतलब सीधा सा बोल रहा है कि कैटरपिलर का यूज हम किस में कर सकते हैं, अपना खरपतवार नहीं बोला इसने, इसने बोला कि किसके लिए, पेस्टिसाइड के रूप में, पीड़कनाशी के रूप में। अब पीड़कनाशी सिर्फ खरपतवार के लिए नहीं होता, ये सिर्फ किसके बारे में बात कर रहा है, खरपतवार के बारे में, ठीक है। सिर्फ खरपतवार के रूप में नहीं होता, कुछ क्या होते हैं, कुछ कीड़े होते हैं, कीट कीट होते हैं उनको मारने के लिए फसल में से, ठीक है। तो ये सिर्फ खरपतवार की बात कर रहा है, ये गलत। प्रति सूक्ष्म जीवी यौगिकों के विकास में सहायता कर सकती है नैदानिक रूप से, हो सकता है, अभी पता नहीं है। यह खोज जैविक, बिल्कुल 100% जैविक है। और किसके बारे में मैंने बोला था पहले कि अगर इल्लियों के बारे में बात कर रहा ना कि इल्लियों से कर सकते हैं, तो 100% क्या है, ये सस्टेनेबल है ना, ये सस्टेनेबल ही तो है। कीटनाशी दवाइयों पेस्टिसाइड्स के विकास में सहायता कर सकती है, हो सकता है ये। इल्लियों को आनुवांशिक रूप से कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है ये प्लांट पेस्ट। आंसर क्या आएगा, 40%, 60%। मैं किसके साथ जाऊंगा, 60% के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। अब 61 क्वेश्चन कौन सा है, किसी आदर्श लोकतंत्र में जिम्मेदार मीडिया द्वारा वास्तविकता को विकृत नहीं करना चाहिए, सही बात है, जो भारत में स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है। मिथ्या समाचार आदर्श लोकतंत्र के जीवन में अंतर्निहित प्रतीत होता है, ये भी ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। फिर भी एक आदर्श लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, गलत। कि हर चीज की वो नहीं होनी चाहिए कि हर चीज में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, कुछ भी बोलते रहो, कुछ ना कुछ तो क्या होना चाहिए, सीमित या लिमिट, सीमा, लिमिट होनी चाहिए, जैसे कि हमारे किसमें दिए आर्टिकल 19 में, ठीक है। तो अगर संविधान विशेषज्ञों ने लिमिट लगाई है किसमें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, तो क्या उनका मन नहीं था कि आदर्श लोकतंत्र को हम भारत में आदर्श लोकतंत्र बनाए, उनका मन था, इसके बावजूद उन्होंने क्या बनाया है, उसको अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर लिमिट लगाई है। तो आंसर ये क्या है, ये तो वैसे ही गलत है। अब एक आदर्श लोकतंत्र में गैर जिम्मेदार मीडिया और राजनीतिक नेताओं को प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, ठीक है। गैर जिम्मेदार मीडिया और राजनीतिक नेताओं को प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं किया सकता, गलत है। नहीं किया सकता, नेगेटिव सेंस तो इसने यही दे दिया कि नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, इस लाइन ने इसको क्या बना दिया, गलत बना दिया। एक मजबूत लोकतंत्र में वास्तविकता, चाहे वह कितनी भी असुविधाजनक क्यों ना हो, राजनीतिक नेताओं के भाषण और दावों के अन्य सामाजिक रूपों, दोनों में इसकी अभिव्यक्ति होती है। मीडिया में और मीडिया द्वारा इसके प्रसार के साथ साथ विमर्शी लोकतंत्र में इसकी तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति, दोनों के माध्यम से वास्तविकता का अस्तित्व पारदर्शी होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट से लिंक हो रहा है। एक आदर्श रूप से जिम्मेदार मीडिया अपने संचार प्रभाव के माध्यम से वास्तविकता की अंतर वस्तु को बिना विकृत किए प्रसारित करने की जिम्मेदारी होती है। डायरेक्ट पॉइंट फर्स्ट दिया है आपके लिए, आंसर ए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा बचा, 62 और देख लीजिए क्या लिखा है, उपभोक्ता व्यवहार की जानकारी के परिणाम स्वरूप विनिर्माण सेक्टर और अधिक पूंजीगत व्यय होगा, पता नहीं अभी क्या बोल रहा है, ठीक है। उपभोक्ता व्यवहार की जानकारी वाणिज्य और व्यापार की वृद्धि को प्रेरित करती है और इस प्रकार देश के समग्र आर्थिक विकास में सहायता करती है, हो सकता है। अंतर संबंध, इंटरकनेक्टेड उपकरण घरेलू उपयोगकर्ताओं को बहुत सी सुख सुविधाएं देते हैं और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करते हैं। अंतर संबंध उपकरणों को सुरक्षा जोखिम हो सकती है, घरेलू उपयोगकर्ताओं की निजता प्राइवेसी जोखिम हो सकती है। अब कुछ भी हो सकता है, देख लेंगे अब किसके बारे में ये बोल रहा है और है क्या ये। सीधा सा एक चीज का याद रखें, रूल नंबर याद रखें, हम रूल्स रखते हैं हम कुछ अपने सी सेट में, वो ये है कि हिंदी इतनी टफ आती है कि इंग्लिश को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर पास होना है तो इंग्लिश को थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, तो इंग्लिश वाली जो टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, उसको आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। आजकल इंटरकनेक्टेड घरेलू उपकरणों का उपयोग करने का चलन बढ़ा है, जैसे एक रिमोट से आपके पर्दे लग जाते हैं, पंखा बंद हो जाता है, कूलर बंद हो जाता है, टीवी बंद हो जाती है, लाइट्स बंद हो जाती हैं, तो क्या है,
हर चीज़ कनेक्टेड है। जैसे एलेक्सा है तो उससे बोलेंगे हम एलेक्सा सॉन्ग चला दो, एलेक्सा गेट बंद कर दो, ठीक है। तो इंटरकनेक्टेड ये ना, जो आपके घर में नहीं होगा तो आपने फ़ोन में ज़रूर देखा होगा कि बहुत सारे घरों में ये होता है, ठीक है। जैसे जैसे उपभोक्ता अपने घरों में नेटवर्क बढ़ाते जा रहे हैं, कनेक्टेड घरेलू उपकरणों के निर्माता और सेवा प्रदाता घर को एक कॉरपोरेट स्टोर फ्रंट में बदलने के लिए हमेशा हमारे अधिकांश व्यक्तिगत डेटा, प्राइवेसी को हमारी सहमति से या सहमति के बिना एकत्रित करके लाभ के कम मार्जिन की प्रतिपूर्ति करना चाहते हैं। यानी अगर वो कोई अपना क्या बेच रहे हैं, रिचार्ज बेच रहे हैं, जैसे जियो का रिचार्ज है 299 का या 399 कुछ ही मान लीजिए, अगर उनको इसमें मार्जिन कम है तो इसकी भरपाई वो किससे कर रहे हैं? डेटा बेचकर। कॉरपोरेट विक्रेताओं के पास उपकरण स्वामियों की क्रय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को समझने के लिए उपभोक्ता व्यवहार का अवलोकन करने हेतु प्रभावशाली प्रोत्साहन होंगे। कॉरपोरेट विक्रेताओं के पास उपकरण स्वामी की क्रय आवश्यकताओं, मतलब अगर उनके पास हमारा डेटा होगा ना, तो उनको पता होगा कि हमको आज किसकी जरूरत है, ठीक है। इस चीज को आपने कई बार वीडियोस में भी देखा होगा। हम फोन चलाते समय जिस चीज की बात करेंगे, कुछ टाइम बाद हर एक घंटे के अंदर क्या हो जाएगा, उसकी नोटिफिकेशन आ जाती है। अगर यूट्यूब पर अगर हम सर्च कर रहे हैं ना कि हमको क्या कपड़े चाहिए, तो क्लॉथ्स के क्या ऐड दिखाने लगेगा, ठीक है। वो है क्या? वो सीधा सीधा क्या है, आपकी प्राइवेसी है, उसका हनन हो रहा है, ठीक है। तो किसके बारे में बात कर रहा है ये? सीधा सीधा ये प्राइवेसी की बात कर रहा है। आंसर डी है। अब आंसर ए बी सी क्यों नहीं है सही? इंटरकनेक्टेड उपकरण घरेलू उपयोगकर्ताओं को बहुत सी सुख सुविधाएं देते हैं और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करते हैं। कहीं नहीं लिखा है जीवन की समग्र गुणवत्ता के बारे में, गलत। उपभोक्ता व्यवहार की जानकारी वाणिज्य और व्यापार की वृद्धि को प्रेरित करती है और इस प्रकार देश के समग्र आर्थिक विकास में सहायता करती है। बात ठीक है, लेकिन ये बात किसके बारे में कर रहा है? ये प्राइवेसी के बारे में बात कर रहा है, तो ये गलत। उपभोक्ता व्यवहार की जानकारी के परिणाम स्वरूप विनिर्माण सेक्टर में और अधिक पूंजीगत व्यय होगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके बारे में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा अपना? डी आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा बचा? 63, 41, सॉरी 71 और 72। क्वेश्चन नंबर 63, 71 और 72। अब 3 क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। अब आपके पास होमवर्क के लिए कौन सा क्वेश्चन है? अब आपको क्या करना है, जब आप आंसर देंगे तो लिखिए 63, 71 और क्या 72, ठीक है। 72 इनका क्वेश्चन का नंबर डालिए और इनके आंसर बताइए। आप आंसर को, आप क्वेश्चन को यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, या वीडियो को यहाँ पे रोक सकते हैं। ये रहा 71 और ये रहा 63। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए, फिर आप आंसर दीजिए। फिर देखिए जो लॉजिक या जो टर्मिनोलॉजी का यूज करके, जो गेस वर्क का यूज करके मैंने आपको आंसर्स बताए हैं, क्या आप भी ऐसे आंसर निकालने में अभी सक्षम हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। अब आप सभी को आंसर ये देना है। अब ये क्लास आपकी समाप्त होती है। कुछ दिनों बाद मैं क्या करूंगा, संभव होगा तो एक क्लास और ले आऊंगा, क्योंकि क्या 23 के हम सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, 24 के हम सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, हम 22 के और सॉल्व कर लेंगे, बस इतना इनफ होता है। इसके बाद आगे कार्य है वो आपका है। आपको क्या करना है, 2017 से लेके 2024 तक के सभी, क्योंकि देखिए 3 साल की तो मैंने करवा दिया आपके, अब बचा क्या, 21, 20, 19, 18 और 17, ठीक है। अब ये 5 साल आपको खुद से करना है, आंसर देखना है। अगर गलत हो रहा है तो दोबारा से पढ़िए उसको, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करना, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई अपने साथ में, उसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसके बाद मैं एक क्लास सीसेट के लिए क्या लेके आऊंगा कि कुछ क्वेश्चन जो सीसेट में मैथ्स के होते हैं और रीजनिंग के होते हैं, उनको हम लॉजिकली भी सही कर सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आते ही इसलिए हैं कि वो विदाउट किसी भी रूल के, विदाउट किसी रूल या बिना किसी, अगर आपने क्लास को ना भी लिया हो, अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ठीक हो मैथ्स पर और रीजनिंग पर, तो भी वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, बिना किसी रूल्स को लगा के, ठीक है। तो उस क्लास को मैं लेके आऊंगा, बस आप कमेंट कीजिए कि वो क्लास आपको कब तक चाहिए, ठीक है। अगर आपके कमेंट्स ठीक ठाक हो जाते हैं कि 10 से लेके 15 स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि हाँ सर, कि लॉजिकली वाले क्वेश्चन जो कि मैथ्स और रीजनिंग में सॉल्व हो जाते हैं, इसके लिए मैं क्या करूँगा, 24 का ही पेपर उठाऊंगा
और 23 का पेपर और 22 का पेपर, सभी के क्वेश्चन नंबर बताऊंगा मैं आपको कि ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता था विदाउट नॉलेज। ठीक है, तो बस आप कमेंट कीजिएगा, बस इसके अलावा और मुझको और कुछ नहीं चाहिए आपसे। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलते हैं आप क्या नेक्स्ट क्लास में।